हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप लूसेंट से हिस्ट्री टॉपिक देखने वाले हो। आज के इस क्लास में आपको प्राचीन भारत से क्लास देखना है। देखिए, आप क्लास को तो देखेंगे ही, साथ ही साथ कोशिश किया जाएगा कि आपको याद करवाते चलने का। लूसेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए और उतना ही ज़्यादा बोरिंग बुक भी है, ये आपको अच्छे से पता होगा। आप में से काफ़ी लोगों के पास 90% के पास लूसेंट तो होगा ही, कोई डाउट नहीं है उसमें। तो आप एक बार अच्छे से क्लास को देखिए, समझिए, फिर अपने बुक से मन हो तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा, किसी के पास क्लास का पीडीएफ नहीं हो तो आप नीचे टेलीग्राम से सबसे पहले जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे आपको क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। जो लोग टेलीग्राम नहीं यूज करते हैं, 9576843550 इस नंबर पर आप मैसेज करके, बस आपको मैसेज करना है कि लूसेंट का पीडीएफ चाहिए, आपको क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ के थ्रू भी आप पढ़ लीजिएगा। लूसेंट बुक एनी हाउ आपको पढ़ना ही पड़ेगा, पहले भी बोला जा चुका है, लूसेंट आपको कवर करना ही करना है। तो आज के क्लास में अच्छे से बने रहिएगा, समझिएगा, कोशिश की जाएगी आपको आज ही याद करवा देने का, हर एक चीज़ आपके माइंड में आ जाएगा। देखिए, जो कुछ थोड़ा बहुत आपके लिए बचेगा, छूटेगा, क्लास जो आपका प्राचीन भारत है इसके ख़त्म होने के बाद लूसेंट के ऑब्जेक्टिव वाले बुक से आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करवाया जाएगा, क्वेश्चन आंसर का सीरीज आएगा, उसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। प्राचीन भारत का ये जो टॉपिक है जब ख़त्म हो जाएगा, टोटल 26 टॉपिक दिया हुआ है, ख़त्म होने के बाद आपको इसका एमसीक्यूज मिलेगा, उसे भी आप लगा लीजिएगा, आपका अच्छे से लूसेंट पे कवर होते चलेगा। तो आज के इस क्लास को अच्छे से देखिए, समझिए। जिन भी लोगों को पीडीएफ चाहिए होगा ले लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे भारत का इतिहास, आप अच्छे से देख लीजिए, समझते चलिएगा। उत्तर में हिमालय, आपको पता है भारत के उत्तरी ओर हिमालय स्थित है। हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप कौन सा, भारत के बारे में बताया जा रहा है। भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, लेकिन महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश, ध्यान रखेंगे। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में जो समुद्र का एरिया है वहाँ तक फैला हुआ जो आपका देश है उसे आप भारतवर्ष के नाम से, यानी कि भारतों के देश के नाम से जानते हैं, ठीक है। महाकाव्य और पुराण में, ध्यान रखेंगे, महाकाव्य और पुराण में पूछेगा तो भारतवर्ष यानी कि भारतों का देश कहा गया है। यहाँ के निवासियों को भारतीय, ध्यान रखेंगे, देश को क्या कहा गया है, भारतवर्ष यानी कि भारतों का देश। यहाँ के रहने वाले लोगों को भारतीय कहा गया, अर्थात भरत की संतान के नाम से आप जानते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लाइन देखिए, भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था, पूछेगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भरत के बारे में बताइए क्या था, तो भरत न एक प्राचीन कबीले का नाम था, ठीक है। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप, ध्यान रखेंगे, प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू यानी कि जामुन का जो पेड़ था उसी के बारे में कहा जा रहा है कि वृक्षों का द्वीप कहते थे, ध्यान रखिएगा। कौन कहते थे, तो भारतीय जो है पहले के, वो अपने देश को जम्बू द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु के नाम से जोड़ते थे, कौन, पूछेगा कि सिंधु नदी के नाम से कौन जोड़ते थे, तो प्राचीन ईरान के जो लोग थे यानी ईरानी जो थे वे सिंधु नदी के नाम से इसे जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु ना कह करके हिंदू कहते थे, ठीक है। सिंधु से जोड़ते थे बट कहते क्या थे, हिंदू कहते थे, ध्यान रखेंगे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया, ठीक है। पश्चिम वाला जो एरिया है गुजरात के साइड, गुजरात, राजस्थान, कश्मीर वाला एरिया है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि यह जो है पश्चिम में फैल गया, पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से फिर जाना लगा, मतलब जानने लगे थे आप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यूनानी के बारे में कह रहा है कि यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। पूछेगा यूनानी क्या कहते थे, तो इंदे कहते थे, अरब क्या कहते थे, तो हिंद कहते थे, ठीक है। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा था, मध्यकाल में पूछेगा तो इसे हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी जो है फारसी शब्द हिंदू से ही बना है, ध्यान रखेंगे। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे क्या कहने लगे, इंडिया, मतलब इंदे उनसे जो यूज करना होता है वर्ड वो नहीं हो पा रहा था तो उसे क्या कहने लगे, वे इंडिया कहने लगे, कौन, तो अंग्रेज कहने लगे थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। देखिए,
विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण, ध्यान रखेंगे, विंध्य की जो पर्वत श्रृंखला है देश को उत्तर और दक्षिण दो भाग में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और जो द्रविड़, दक्षिण में जो द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं ये बोलने का जो बहुमत मतलब था उस वक्त, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात एक दिया हुआ है क्या, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, पैलियो मेडिटेरियन, नेक्स्ट है काकेशायड और निग्रोयड, और आपका हो जाएगा मंगोलायड। इसी के आधार पर क्या कह रहा है, भारत की जनसंख्या का निर्माण मतलब इन्हीं नस्ल के आधार पर मिश्रण से हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांट दिया गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आपका आधुनिक भारत। देखिए आधुनिक भारत टॉपिक जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए अब यही रहता है, आधुनिक भारत, क्योंकि लास्ट कुछ थोड़ा सा एग्जाम को अगर आप पीछे को देखेंगे तो आधुनिक भारत से ज़्यादा क्वेश्चन आने लगा है। इसका ये मतलब नहीं है कि प्राचीन भारत और मध्यकालीन से नहीं आता है, कहने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है। बाद में आप ऐसा मत कहिएगा कि मेरे ही द्वारा ये बात कहा गया था, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का जो श्रेय है वो किसे जाता है, तो जर्मन इतिहासकार, नाम क्या था, तो क्रिस्टोफ सेलियरस, नाम ध्यान रखेंगे, क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है सबसे पहले, इसे किस चीज़ का, इतिहास को 3 पार्ट में बांटने का श्रेय जाता है। आइए अब देखते हैं प्राचीन भारत यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पर चलते हैं। देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोत से प्राप्त होती है। किससे किससे, सबसे पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा हो जाएगा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण और हो जाएगा चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। फ्रेंड्स एक बात समझिएगा, कोशिश किया जा रहा है एक बात को घुमा फिराकर आपको अच्छे से बताने का, समझाने का। क्लास को आप अच्छे से देखिएगा। अगर आप बस पढ़ना चाहेंगे लूसेंट बुक को या फिर क्लास देखना चाहेंगे, इसे रीड करने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, बट कोशिश किया जा रहा है घुमा फिराकर बात को तोड़ कर आपके सामने लाने का। एक बार क्लास को अच्छे से देखिए ताकि कम से कम 80 से 90% आज के ही क्लास से आपको सारा कुछ क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। इसीलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझते चलिएगा और बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में लीजिएगा। आप देख रहे हैं लूसेंट बुक को, ठीक है, जिन लोगों ने पहले काफ़ी अच्छे से लूसेंट को पढ़ लिया होगा उनके लिए कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, बट जो नए लोग होंगे उनको लगेगा कि कितना हार्ड बुक या कितना खतरनाक बुक आप पढ़ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो क्लास जो अभी आप देख रहे हैं बस इसके बारे में आप फोकस करिए कि जो पढ़ना है बस इसे ही पढ़ना है, इसके बाद लूसेंट या कोई भी बुक में कुछ नहीं दिया हुआ है। बस आज की इस क्लास को फोकस करिए, देखिए कितना ईजी वे में आपका लूसेंट कवर हो जाएगा। ज़्यादा सोचेंगे लूसेंट पढ़ रहे हैं बहुत मुश्किल है, बहुत हार्ड है, याद नहीं होता है, भूल जाते हैं, तो ये फिर सही नहीं होगा। इसीलिए भूल जाइए सब कुछ को, बस अभी के बारे में देखिए जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है बस उसे समझने की कोशिश करिएगा। इसके अलावा कहीं भी फोकस मत करिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे, कहीं फोकस मत करिए, ये आप ही के लिए बताया जा रहा है। बार बार लूसेंट को पढ़ेंगे फ़ायदा कुछ नहीं होगा, इसीलिए एक बार कम से कम अच्छे से क्लास को देख लीजिएगा। देखिए प्राचीन भारतीय को इतिहास को 4 भाग में, पहला हो जाएगा धर्म ग्रंथ यानी कि जो ग्रंथ वगैरह लिखा गया था, दूसरा हो जाएगा ऐतिहासिक, तीसरा है विदेशियों का विवरण यानी कि जो विदेशी लोग आए थे भारत और यहाँ से वापस गए और बुक वगैरह लिखे, नंबर 3 वो है, और नंबर 4 पुरातत्व संबंधी जो साक्ष्य मिला, जैसे अशोक का शिलालेख वगैरह मिला है, उन सारे चीज़ को, इन 4 तरह से आप इतिहास के बारे में जानते हैं। और जिनके पास NCERT बुक हो चाहे तो आप वो पढ़ सकते हैं, 6 से लेके 9-10 तक का कम से कम पढ़ लीजिएगा। देखिए धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी क्या क्या है, तो देखिए भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो वेद है। सबसे पुराना कौन सा है, वेद है। इसके संकलनकर्ता मतलब इसे किसने लिखा है, इतना लंबा चौड़ा नाम ध्यान नहीं रखना, बस यहाँ पे देखिए वेद व्यास, वेद व्यास के द्वारा वेद ग्रंथ को लिखा गया था। वेद धर्म ग्रंथ किसके द्वारा, तो वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। वेद जो है वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है, ठीक है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है, ठीक है। वेद अगर पूछेगा कितना, तो 4 है। कौन कौन सा, एक हो जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और आपका लास्ट है अथर्ववेद। 4 वेद है, कौन कौन सा,
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। बस यहाँ पे ध्यान रखना है दो चीज़। क्या? भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है, जिसे किसने लिखा है? वेद व्यास ने। वेद है टोटल 4। कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और आपका ये ले लीजिए अथर्ववेद। बस इसे इतना ही देखना है, ठीक है। और एक लाइन, इन 4 वेदों को अगर पूछेगा क्या कहा जाता है तो संहिता कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इन 4 वेद के बारे में पूछेगा क्या तो इसे आप संहिता कहते हैं। बस इतना ही इस टॉपिक से, इस जगह से आपको लेना है। अब आ जाइए ऋग्वेद के बारे में। देखिए, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ही ऋग्वेद कहते हैं। मतलब ऋचा यानी कि आपका ये सिंपल भाषा में समझिए, जैसे बुक वगैरह आपका है तो हर एक कुछ लाइन वगैरह से लिखा हुआ है, जैसे आप अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसी तरीके का आप सिंपल वे में समझिए। इसी तरह के जो मतलब लिखा हुआ है, एक लाइन से सब कुछ नॉलेज वाला बात दिया हुआ है, इसी को आप ऋग्वेद के नाम से जानते हैं। अब देखिए, इसमें 10 मंडल है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 10 मंडल है, 10-28 सूक्त है। मतलब 1028 को आप ना सिंपल लैंग्वेज में देखिए, 10 मंडल है तो 10-28 सूक्त है, ठीक है। और अगर पूछेगा ऋचाएँ कितना है, ऋचा भी आपका 10,462 है। मतलब 10,462 ऋचाएँ हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है? ऋग्वेद कहते हैं कि इसका जो मतलब ज्ञान है अच्छे से देना है क्रमबद्ध तरीके से, इसे आप ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ हैं, ध्यान रखिएगा। एग्जाम ये जो आपका ऑब्जेक्टिव वाला सीरीज आएगा उसमें यहाँ से सवाल रहेगा, देखिएगा, उस वक्त आपको भूलना नहीं है। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। पूछेगा क्या कहा जाता है तो होत्र के नाम से आप होत्री कहते हैं जो इसे पढ़ता है, ध्यान रखिएगा। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। किससे? वेद से। राजनीतिक प्रणाली, इतिहास और ईश्वर की महिमा, जो गुणगान होता था, जो पूजा पाठ किया जाता था, उसके बारे में जानकारी मिलता है, ठीक है। देखिए, विश्वामित्र के द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल, समझिएगा, विश्वामित्र के द्वारा जो ऋग्वेद की रचना की गई है, इसके 3रे मंडल में सूर्य देवता, क्वेश्चन यहाँ से बन कर आता है, ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता, जो कि सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में ध्यान रखेंगे, 9वें मंडल में देवता कौन सा? तो सोम का, सोम देवता का ये उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता और 9वें मंडल में सोम का उल्लेख किया गया है। देखिए, इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है तो खिल कहते हैं। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित यानी कि हाथ से जो लिखा हुआ ऋचाएँ हैं उसे आप क्या कहते हैं? खिल के नाम से जानते हैं। चातुर्वर्ण वर्ण समाज की कल्पना का जो आदि स्रोत जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार जो है 4 वर्ण है। कौन कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो है आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजा, जांग और चरणों से ये निकला हुआ है, ध्यान रखिएगा। देखिए, आइए अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसका। यहाँ पे नोट में आपको थोड़ा सा क्या समझना है, देखिएगा। जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट बात रहेगा वो तो आपको बताया जाएगा, जहाँ नहीं रहेगा उसे छोड़ दिया जाएगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए, यहाँ पे है ना, धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य, विशेषाधिकार में स्पष्ट अंतर करवाता है, ठीक है। ऋग्वेद के कई परिच्छदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। अगर पूछेगा ना एग्जाम में कि अधन्य, यहाँ पे बस एक मेन पॉइंट है आपका, अधन्य शब्द के बारे में अगर पूछेगा तो आपको बताना है कि अधन्य जो है ना ऋग्वेद में गाय के लिए कहीं कहीं पे उल्लेख किया गया था, ठीक है। देखिए, यहाँ पे आपका ईसा पूर्व जो ईस्वी है ना, कैलेंडर के बारे में बताया गया है। तो यहाँ इतना कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में समझिए। अभी आपका 2022 ईस्वी चल रहा है, ठीक है। आप इसे राउंड फिगर में ले लीजिए, समझ लीजिए कि आपका 2000 ईस्वी चल रहा है। जो लोग नए हो, जिनको नहीं पता है, वो एक बार समझ लीजिएगा। जिनको पता हो आपके लिए नहीं है, आप फिर भी देख लीजिएगा एक बार। 2000 ईस्वी अभी आपका मानिए चल रहा है। अगर आप यहाँ पे बात करेंगे जैसे कि महात्मा बुद्ध के बारे में या फिर किसी चीज़ के बारे में, आप समझिए ना कि अगर कह रहा है ना कि आपका जन्म, किसी भी एक इंसान का जन्म कह रहा है कि 10 ईसा पूर्व में किसी का जन्म हुआ था, या फिर आप ले लीजिए ना कि 1000 ले लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। 1000 ईसा पूर्व में अगर कहे कि किसी का जन्म हुआ था, ईसा पूर्व का मतलब है 2000 ईस्वी से सबसे पहले आपको वापस आना होगा 0 ईस्वी पे, ठीक है। 0 ईस्वी पे आएंगे और यहाँ से फिर आपको माइनस में जाना है 1000 ईस्वी और उस तरफ जाना है, यानी कि बाउंड्री लाइन का जैसे समझ लीजिए, यहाँ पे किसी इंसान का
अभी 2000 ईस्वी में बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपका 0 ईस्वी आएगा ना, यहाँ पे 2000 से घटते हुए 0 ईस्वी आता है इस जगह पर, और कह रहा है कि 1000 ईसा पूर्व में किसी का जन्म हुआ था, तो 1000 ईसा पूर्व आपको यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है, टोटल अगर आप काउंट करेंगे यहाँ से यहाँ तक तो आपका 3000 ईस्वी आप चलेंगे, मतलब 3000 ईस्वी आपको गिनना पड़ेगा। ईसा पूर्व का यही मतलब हुआ। अब देखिए ईसा पूर्व का मतलब एक बात और समझिए, 0 ईस्वी के समय को ना ईसा मसीह के जन्म का समय माना गया है। ठीक है, 0 ईस्वी को एक आधार मान लिया गया है, यहीं से हम लोग वापस पीछे या फिर आगे मतलब जाना होता है। ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ इतना कुछ दिया हुआ है। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, वामनावतार के तीनों पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत जो है वो ऋग्वेद ही है। ऋग्वेद में यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, काफ़ी इंपॉर्टेंट समझिएगा, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए पूछेगा तो 250, अग्नि के लिए पूछेगा तो 200 ऋचाओं के रचना किया, 200 ऋचा का रचना किया गया। ठीक है, देखिए प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। ऋग्वेद के बाद किसका? शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। ऋग्वेद अभी आपने देखा। अब देखिए यजुर्वेद के बारे में, स्वस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता था। यजुर्वेद किसे कहते थे? स्वस्वर पाठ के लिए मंत्र तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियम वगैरह जो था उसे आप यजुर्वेद कहते थे। ठीक है, संकलन जो है वो यजुर्वेद में ही था। अब इसे पढ़ने वाले को आप अथर्वु नाम ध्यान रखेंगे, ये जो पढ़ते थे जो इसे, उसे आप अथर्वु के नाम से जानते थे। ठीक है, ऋग्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। कहाँ पर? यजुर्वेद में ही ना, यज्ञ वगैरह का जो नियम कानून कैसे कैसे क्या करना है दिया हुआ है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि यज्ञ में जो नियम कानून सब दिया हुआ है वो कहाँ से आया है? तो यजुर्वेद से ही आया है। ऋग्वेद, ये जो आपका यज्ञ में नियम कानून होता है वो यजुर्वेद से ही आया है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में है। कौन सा? यजुर्वेद आपका गद्य और पद दोनों में है। यह पॉइंट भी पूछा जा सकता है। सामवेद के बारे में समझिएगा। शाम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचा, जिसे कि आप मंत्र कहते हैं ना, इसी का संकलन किया गया है। इसके पाठकर्ता को क्या कहते थे? उद्रार्थी कहते थे। ठीक है, इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। संकलन पूछेगा मतलब जो सीरियल वाइज एक लाइन से दिया हुआ है, किसके आधार पर? तो ऋग्वेद के आधार पर दिया हुआ। इसमें 1810 सूक्त है। अगर सूक्त पूछेगा कितना? 1810 इसमें सूक्त है। और अगर ऋग्वेद में पूछेगा कितना सूक्त है तो अभी आपको बताया गया था, याद करिए। ऋग्वेद में आपका 1028 सूक्त है। ठीक है, 10 मंडल था और 10,462 ऋचाएँ दिया हुआ था। इसे ध्यान रखिएगा। इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। पूछेगा भारतीय संगीत का जनक किसे माना गया है? तो सामवेद को माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है, नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आइए अथर्ववेद पे चलते हैं। अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र, किसके द्वारा? तो अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखा गया मंत्र मतलब वेद है, जिसमें कि टोटल 731 मंत्र है और लगभग 6000 इसमें पद्य है। अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित कौन सा? अथर्ववेद, इन्हीं के नाम पर है। 731 मंत्र है और 6000 पद्य है। इसके कुल मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतम है। और यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट है कि औषधों का जो उल्लेख है सबसे पहले अथर्ववेद में ही मिलता है। मतलब औषधियों के बारे में दिया हुआ है कि सबसे पहला उल्लेख अगर पूछेगा तो अथर्ववेद में ही ये मिलता है। ठीक है, ये आपका हो गया अथर्ववेद। आइए नेक्स्ट देखिए, ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वास का विवरण मिलता है। ठीक है, देखिएगा ऐतिहासिक दृष्टि से अगर आप अथर्ववेद के बारे में जानना चाहें तो इसका जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, इसमें ना सामान्य नॉर्मल मनुष्य के विचार और इन अंधविश्वास के बारे में दिया हुआ है। इसमें इसका आपको जानकारी मिलेगा। ठीक है, पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना गया है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्ष जैसे गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का मतलब गहन यानी कि खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों,
शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य का विवरण दिया गया है। इसमें कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी विवरण दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि जो आपका अथर्ववेद है, अथर्ववेद में आपका, ये आप ध्यान रखेंगे, अथर्ववेद आप देख रहे हैं, अथर्ववेद में आपका क्या है, जादू टोना के भी बारे में दिया हुआ है। ठीक है, अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। ठीक है, इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सभा और समिति की को जो है ना प्रजापति की 2 पुत्री के रूप में कहा गया है। पूछेगा किसमें, तो ध्यान रखना है अथर्ववेद में। समझिएगा, देखिए अथर्ववेद में ना सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। पूछेगा जीवित शाखा कौन सी है, तो साकल शाखा बताना है कि ऋग्वेद से जुड़ा हुआ एकमात्र वो अभी जीवित शाखा है। ठीक है, यजुर्वेद की शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद को 2 शाखाओं में बांटा गया है। ठीक है, माध्यनिंद और कान्व शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं अगर पूछेगा तो देखिएगा काठक, कनिठल्य, मैत्रायनी और तैत्तिरीय है। ठीक है, अगर पूछेगा कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ शाखा का नाम बताइए तो काठक, कनिष्ठगल, मैत्रायनी और तैत्तिरीय है। ठीक है, कोथुम, रानायनी एवं जैमिनीय या फिर तलवकार जो सामवेद है, सामवेद की ये सारे शाखाएं हैं। कौन सा, कौमुद, रानायनी, जैमिनी और तलवकार, ये सारे सामदेव की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं पूछेगा कौन सा है, तो 2 आप नाम ध्यान रखिएगा, शौनक और पेपलाद। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अथर्ववेद का शाखा पूछेगा तो शौनक और पेपलाद जो है ये अथर्ववेद का शाखा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात देख लीजिएगा, दिया हुआ है कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अगर पूछेगा तो अथर्ववेद है। सबसे पुराना है आपका ऋग्वेद और सबसे लास्ट यानी कि नया एक तरह से मानेंगे तो अथर्ववेद हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखिए ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद के बारे में। देखिए संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में आपको जानकारी मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ जिसे सारणी में यहाँ पे आपका दिया हुआ है। जैसे देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद दिया हुआ ना, तो ब्राह्मण ग्रंथ है कौन कौन सा, ऋग्वेद जो होगा आपका ऐतरेय व कोशीतकी हो जाएगा, आपका यजुर्वेद हो जाएगा तैत्तिरीय व शतपथ, सामवेद पंचवीस हो जाएगा, अथर्ववेद हो जाएगा आपका ये गोपद। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें ना परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं के बारे में ज्ञान मिलता है, ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए हुए हैं। शतपथ में गंधार, शल्य, कैकय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह के राजाओं के बारे में दिया हुआ है। किसमें, तो शतपथ ब्राह्मण में ही गंधार, शल्य, कैकय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह के बारे के जो राजा थे उनके बारे में दिया हुआ है। ये आपका पूछा जा सकता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। ऐतरेय में अभी आपने क्या देखा, राज्याभिषेक के कुछ नियम वगैरह और राजा के नाम दिया हुआ है। किसमें, ऐतरेय में। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अगर पूछेगा वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद तो शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। ठीक है, आरण्यक में ऋग्वेद से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब आप उपनिषद के बारे में देख लीजिएगा। उपनिषदों की संख्या पूछेगा कितना है, तो 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड है, फिर आपका आत्मा और ब्रह्म की व्याख्या की गई है। आपसे पूछा जा सकता है कि
स्त्री की जो सबसे खराब कंडीशन है वो कहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। तो मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त हुआ है, इसी में स्त्री के बारे में सबसे खराब कंडीशन दिखाया गया, जिसमें कि जुआ और शराब के ही तरह स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया। मतलब मनुष्य को खराब करने का जो मतलब कहिए कि बर्बाद करने का श्रेय जाता है ना, वो स्त्री को दिखाया गया है। किस में? मैत्रेयनी में, ठीक है। सबसे पहले उनको क्या बताया गया? जुआ शराब इंसान को खराब कर ही रहा है, किसे? पुरुष को, साथ ही साथ स्त्री भी कर रहा है। तो ये समझिए सबसे ज़्यादा मतलब अजूबा चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैत्रेयनी संहिता में यह दिया हुआ है। मैत्रेयनी नाम से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे अच्छा होना चाहिए, बट यहाँ पे निगेटिव चीज़ दिया हुआ है स्त्री के बारे में। यह ध्यान रखेंगे, एग्जाम में यहाँ से पूछा जाएगा। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। मतलब शतपथ ब्राह्मण में समझिए कि अर्धांगिनी मतलब जीवन साथी के रूप में कहा जा रहा है कि शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी के रूप में बताया गया है। ये अच्छी बात है। देखिए जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, पूछेगा 4 आश्रम का उल्लेख कहाँ पर, तो जाबालोपनिषद में दिया हुआ है, ठीक है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक अगर पूछेगा, सबसे पुराना और जिसका कि मतलब आप जिसके बारे में कहेंगे हाँ ये सच जैसा आपको फील कराएगा, सच होगा, वो कौन सा है, तो वो आपका मनुस्मृति को माना गया है, ठीक है। पूछेगा यह कब का ग्रंथ है, तो मनुस्मृति शुंग काल का ये मानक ग्रंथ है। शुंग काल जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे फिर आपको मनुस्मृति के बारे में अच्छे से पढ़ने को मिल जाएगा। अभी बस इतना ध्यान रखेंगे, स्मृति में सबसे पूछेगा प्राचीन और सबसे प्रमाणिक, यानी कि जिसके पास प्रूफ हो, डेटा वगैरह रहना होता है, तो ये आपके मनुस्मृति में ही दिया हुआ है। और ये किस काल का है, तो ये शुंग काल का ग्रंथ है, ठीक है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अगर पूछेगा गुप्त काल के बारे में कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है, तो नारद स्मृति से ही आपको पता चलता है, ठीक है। आइए अब वेदांग और सूत्र के बारे में देख लेते हैं। देखिए वेदों की भली भांति समझने के लिए ना, वेदों को भली भांति मतलब अच्छे से समझने के लिए 6 वेदांग का रचना किया गया है। वेद को अच्छे से समझने के लिए कितना पूछेगा, तो 6 वेदांग का रचना किया गया है। ये कौन कौन सा है? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। टोटल 6 तरह का वेदांग है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। स्रोत, गृह और धर्मसूत्र के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधान, कर्मकांड, राजनीति, विधि और व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बात के बारे में पता चलता है, ठीक है। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम बोधायन, आपस्तम्भ और वशिष्ठ आदि के नाम से, ये नाम जो है विशेष रूप से मतलब दिया हुआ है, ठीक है। प्रमुख सूत्रकार के बारे में पूछेगा तो गौतम बोधायन, आपस्तम्भ, वशिष्ठ के नाम जो है ये दिया हुआ है। अगर पूछेगा कि सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन है, ये बताना है। अगर पूछेगा सूत्र में सबसे प्राचीन कौन सा है, तो गौतम धर्मसूत्र आपको नाम ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आता है। प्रैक्टिस शीट आप जिस भी चीज़ का लगा रहे होंगे आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ से क्वेश्चन किस लेवल का बन के आता है, ठीक है। देखिए भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण अगर पूछेगा कहाँ पर, तो पुराण में मिलता है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पूछेगा तो पुराण में दिया हुआ है। इसके रचयिता के नाम ध्यान रखेंगे, लोमहर्ष है। इनके रचयिता कौन है, तो लोमहर्ष, या फिर इनके जो पुत्र हैं नाम क्या था, उग्र सर्वा नाम आप ध्यान रखेंगे, इन्हीं को माना जाता है, ठीक है। इसकी संख्या टोटल 18 है, जिसमें से कि केवल 5 कौन कौन सा, मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई गई है। एक बार यहाँ पे फिर से देखिएगा, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पूछेगा तो कहाँ पर, पुराण में मिलता है। इसके रचयिता कौन है, तो लोमहर्ष या फिर उग्र सर्वा नाम आप जानते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रख लीजिएगा, पुराण, लोमहर्ष या फिर उनके जो पुत्र हैं उग्र सर्वा, इन्हीं सबके द्वारा किया गया था इसकी रचना। किसी की, पुराण की। संख्या कितना है, टोटल 18 है। केवल 5 में राजा के बारे में दिया हुआ है। पूछेगा कितना में, 5 में मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत में राजाओं के वंश के बारे में दिया गया है, ठीक है।
देखिए पुराण में जो आपका मत्स्य पुराण है सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। ये सब पॉइंट आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर आपसे पूछेगा कि सबसे पुराना कौन सा है और जिसके पास प्रूफ हो, यह पूछा जाएगा, तो मत्स्य पुराण आपको ध्यान रखना है। मत्स्य पुराण जैसे आपने देखा मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत में से मत्स्य पुराण सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा प्रूफ वाला ये है। देखिए अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। पूछेगा पुराण किस भाषा में, तो सरल संस्कृत श्लोक में लिखा गया है। स्त्रियां तथा शूद्र, ध्यान रखेंगे, स्त्रियां और शूद्र थे जिन्हें कि वेद पढ़ने की अनुमति नहीं दिया हुआ था, ठीक है। वे पुराण सुन सकते थे, ये ध्यान रखेंगे। अब है पुराण का पाठ कौन करते थे, तो मंदिर में किया जाता था पुजारी के द्वारा। पुराण का जो पाठ है ना वो मंदिर में पुजारी के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। जैसे में अभी आप देखेंगे जैसे रामायण वगैरह कहीं पे आप हो रहा है ना, तो पहले क्या था उसी के बारे में मतलब कह सकते हैं उस टाइम में पुराण वगैरह का जो पाठ होता था पहले महिलाएं नहीं करती थी, लेकिन अभी आप देख रहे हैं महिलाएं हैं, पुरुष हो, बच्चे हो, सब कोई मिलजुल कर मंदिर में किसी भी चीज़ का पूजा हो, कोई पाठ हो, वो सब किया जाता है। तो पुराण उस वक्त महिलाएं सुन सकती थी मगर उन्हें पढ़ने का अधिकार वगैरह नहीं दिया गया था। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है। पुराण में भी देखिएगा, ध्यान रखिएगा, अग्नि पुराण का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी की बात भी मतलब विवरण भी दिया गया है, ठीक है। आइए अब बौद्ध, जैन और अन्य साहित्य के बारे में थोड़ा देखते हैं। देखिए जातक में, जातक कथा है, ठीक है, जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बार बार आप ही के लिए कहा जा रहा है। इसका जो ऑब्जेक्टिव आपका सीरीज आएगा उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा, फिर आपका लूसेंट समझेंगे आप कितना ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाता है। ध्यान से बने रहिएगा, समझते चलिएगा। जातक में ना बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी दिया हुआ है। पूछेगा कि बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी कहाँ पर, जातक कथाओं में है। देखिए हीनयान का प्रमुख ग्रंथ अगर पूछेगा तो कथावस्तु आपको ध्यान रखना है। पूछेगा हीनयान का प्रमुख जो ग्रंथ है कौन सा है, तो कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है, ठीक है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। पूछेगा जैन साहित्य को आप क्या कहते हैं, तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वो कल्पसूत्र से पता चलता है। जैन धर्म के बारे में अगर पूछेगा कि प्रारंभिक पहले का सबसे पुराना उसका इतिहास कैसे पता चलता है, तो कल्पसूत्र के में दिया हुआ है। बौद्ध धर्म मत सोचिएगा, जब आप कि क्वेश्चन में जैन बौद्ध से साथ में सवाल आएगा उस वक्त आपको पता चलेगा कि जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में कन्फ्यूजन क्या होता है। देखिए जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो चाणक्य के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। उसे आप कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। यह जो है ना 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित किया हुआ है, ठीक है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, ये ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध अगर लिखने का पूछेगा, ध्यान रखेंगे, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटना को सीरियल वाइज लिखने का अगर सर्वप्रथम प्रयास किसी ने किया था तो वो किसने किया था, वो कल्हण के द्वारा किया गया था, ठीक है। देखिए कल्हण के ही द्वारा रचित राजतरंगिणी लिखा गया है, ठीक है। राजाओं का नदी ये है, इसका मतलब राजतरंगिणी पूछेगा किसके द्वारा, तो कल्हण के द्वारा लिखा गया है, यह पूछा ही जाता है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग है जिसे आप तरंगों की संज्ञा आपने दिया है, ठीक है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों के बारे में दिया हुआ है, यानी कि पहली मतलब सदी से लेकर के 12वीं जो आपका सदी था वहाँ तक के राजाओं के बारे में वर्णन दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, तो राजतरंगिणी में। राजतरंगिणी किसने लिखा है, तो कल्हण ने लिखा है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध अगर लिखने का सबसे पहला प्रयास तो कल्हण ने ही किया था, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए अब देखते हैं अरबों की सिंध विजय का जो वृत्तांत है, ये चचनामा, लेखक कौन है, अली अहमद में दिया हुआ है। अगर पूछेगा कि अरबों के द्वारा जो सिंध का विजय हुआ था, सिंध जीता गया था, वो कहाँ पर, तो चचनामा में दिया हुआ है। लेखक पूछेगा तो अली अहमद के द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है। देखिए अष्टाध्यायी
संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। अष्टाध्यायी जो है संस्कृत भाषा के द्वारा लिखा गया, यह आपका पहला बुक है। ठीक है, इसके लेखक कौन है? तो लेखक है पाणिनि। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये संस्कृत भाषा का पहला मेन पुस्तक है। ठीक है, इससे मौर्य के पहले के इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी मिलती है आपको। इसमें मौर्य से पहले के इतिहास और मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था के बारे में जानकारी इसमें आपका दिया हुआ है। ठीक है, देखिए अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का ही प्रयोग, लिपि शब्द का जो प्रयोग है वो कहाँ पर? तो अष्टाध्यायी में ही किया गया था। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा अगर कि लिपि शब्द का यूज सबसे पहले कहाँ पर, तो अष्टाध्यायी में किया गया था, ध्यान रखेंगे। देखिए अब नेक्स्ट है कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख दिया हुआ है। ठीक है, कात्यायन गार्गी संहिता का एक ज्योतिष ग्रंथ है, ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक है, मगर इसमें क्या है? भारत पर जो यवन का आक्रमण हुआ था वो इसमें दिया हुआ है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है अब यहाँ पे जैसे विदेशी जो आपका यात्री है उसके द्वारा जो मतलब भारत आए थे उनसे रिलेटेड है। इसमें क्या है? देखिए जैसे आपका टेसियस है, यह ईरान का राज्यवैद्य था। कौन? टेसियस। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। मतलब टेसियस ने इतना ज़्यादा मतलब बढ़ चढ़ कर लिखा भारत के बारे में कि भारत के जो मतलब पुरातत्वविद वगैरह थे जो मतलब ये आपका मतलब उनको एक्सेप्ट नहीं किए, बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, नंबर सेकंड देखेंगे हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता के रूप में जाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, समझिएगा हेरोडोटस के बारे में, इतिहास का पिता आप इसे जानते हैं। इसने अपनी पुस्तक नाम क्या है? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस यानी कि ईरान के बारे में कह रहा है ना, इसके संबंध के बारे में बताया है। बट इनका जो विवरण है मतलब इन्होंने जो पुस्तक लिखा है ना, अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर यह भी आधारित है, मतलब सही इसे भी नहीं माना गया एक तरह से। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक में कौन से? निर्याकस, आनेसी क्रटस और आपका अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सिकंदर के साथ कौन आया था? निर्याकस, आनेसी क्रटस और आपका अरिस्टोबुलस। ये जो इसका जो मतलब कहिए कि बुक वगैरह है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब विश्वास करने के लायक और प्रूफ हो गया है कि हाँ ये सही है। मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यह क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में आता है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसकी पुस्तक का नाम है आपका इंडिका। इंडिका ने मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। ठीक है, डायमेकस जो है यह सीरियन नरेश, नाम क्या था? आंतियोकस। आंतियोकस का यह राजदूत था जो कि बिंदुसार के दरबार में आया था। यह पूछा जाता है एग्जाम में कि बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? तो डायमेकस। यह जो है सीरिया के नरेश, आंतियोकस का ये राजदूत था जो कि बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से ही संबंधित है, मतलब मौर्य युग के बारे में जानकारी मिलती है इसके भी बुक से। नेक्स्ट है डायोनिसिस, यह मिस्र के नरेश मतलब राजा जो थे, नाम था टॉलमी फिलेडेल्फस। टॉलमी फिलेडेल्फस का यह राजदूत था। यह अशोक के राज दरबार में आया था। कौन? डायनोसियस जो है यह अशोक के दरबार में आया था और यह मिस्र का जो राजा था नाम था टॉलमी फिलेडेल्फस, इसी का ये राजदूत था। ठीक है, अशोक के यह दरबार में आया था। आ जाइए टॉलमी पे। इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक बुक लिखा था। किसने? टॉलमी ने। टॉलमी ने क्या लिखा? भारत का भूगोल लिखा। ठीक है, कब? 2री शताब्दी में लिखा। नेक्स्ट आ जाइए प्लिनी पर। प्लिनी के द्वारा इसने 1ली शताब्दी में, किसने? प्लिनी ने। प से प्लिनी, प से 1ली शताब्दी याद रख सकते हैं। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखा है। किसने? प्लिनी ने। क्या लिखा है? नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखा है। इसमें भारतीय पशु, पेड़ पौधा, खनिज पदार्थ के बारे में काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। प्लिनी के द्वारा 1ली शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल मतलब प्राकृतिक इतिहास के बारे में दिया हुआ है, जो कि भारत के पशु, पेड़ पौधा, खनिज पदार्थ के बारे में अच्छे से दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इस पुस्तक के बारे में जो लेखक है ना उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अंदाज़ा लगाया गया कि यह लगभग 80 ईस्वी में ना
हिंद महासागर की यात्रा पर ये आया था और उसी समय भारत के बंदरगाहों और जो व्यापारिक वस्तु था उसके बारे में देखा, समझा और उन्होंने लिखा। ठीक है, अब देखिए कुछ चीनी यात्री आए थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। सबसे पहले आप फाहियान के बारे में देखिए। ये चीनी यात्री जो हैं गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में बताया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा था। सबसे पहले देखेंगे फाहियान जो है भारत में 14 साल रहा था और ये आपका किसके, तो गुप्त जो नरेश थे यानी कि राजा थे चंद्रगुप्त द्वितीय, इसी के दरबार में यह आया था। नेक्स्ट आ जाइए संयुगन पर। यह 518 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की है। आ जाइए ह्वेनसांग पर। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। पूछा जाता है ह्वेनसांग कब आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए निकला और 15 वर्ष तक भारत में रहा, 645 ईस्वी तक रहा, फिर आप वो चीन लौट गया था। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और 15 वर्ष तक यहाँ पर रहकर 645 ईस्वी में चीन चला गया। अब देखिए वह जो है ना बिहार में नालंदा जिला में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर भारत से बौद्ध ग्रंथ को एकत्र कर लेकर चला गया था। ठीक है, बिहार में नालंदा में पूछेगा कब, कितना दिन, तो लगभग ये 15 वर्षों तक रहा था। ठीक है, इसका जो भ्रमण है मतलब जो घुमा फिरा वृत्तांत जो उन्होंने लिखा है उसका नाम क्या है, नाम है सी यू की जो है ह्वेनसांग के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, यह काफ़ी ज़्यादा मतलब फेमस बुक है। सी यू की में उन्होंने 138 देश का जो भ्रमण किया था उसके बारे में लिखा है। समझ पा रहे होंगे, ह्वेनसांग टोटल 138 देशों के बारे में लिखा है। किस पुस्तक में लिखा है, तो सी यू की में उसके द्वारा यह लिखा गया है। ठीक है, इसने हर्षकालीन समाज मतलब हर्ष के समय में जो समाज था, धर्म, राजनीति के बारे में अच्छे से बताया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ठीक है, किसके अनुसार, तो ह्वेनसांग के अनुसार। ध्यान रखेंगे कि सिंध का राजा पूछेगा कौन, तो शूद्र था। किसके अनुसार, तो ह्वेनसांग के अनुसार। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, भूलिएगा मत इसे। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और ये जो शिव है इसकी प्रतिमा का भी पूजन किया था। किसने, ह्वेनसांग ने क्या किया था, बुद्ध की प्रतिमा का तो पूजा किया ही, सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। किसने, तो ह्वेनसांग ने किया था। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक नोट है कि ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस था। ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति एग्जाम में पूछा जाता है, जो पॉइंट पे 2 बार 3 बार आपको कहा जा रहा है, आपको बोर करने के लिए नहीं बल्कि ये समझाने के लिए कहा जा रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन बना है, एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आता है, इसीलिए ध्यान से समझते चलिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति उस वक्त कौन थे, तो शीलभद्र। नाम ध्यान रखेंगे, शीलभद्र। कौन मतलब कब थे, तो जब ह्वेनसांग भारत आए थे। भारत कब आए थे, 629 ईस्वी में आए थे, 15 वर्ष रहे थे, 645 में वापस ये चीन लौट कर चले गए थे। इनके द्वारा सीयू की पुस्तक लिखा गया है जिसमें कि टोटल 138 देशों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, आइए आते हैं नंबर 4 इत्सिंग पर। यह जो है 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। कौन, इत्सिंग। कब भारत आया, 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय के का जो भारत के बारे में जो देखा, सुना, समझा उन्होंने लिखा है। किसमें, मतलब इन्होंने क्या किया, इत्सिंग ने लिखा है। ठीक है, इनके पुस्तक के बारे में नहीं दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए चीन के बाद अरबी लेखक के बारे में। अरबी लेखक में 2 आपको नाम ध्यान रखना है। एक है आपका अलबरूनी। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए अलबरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ भारत आया था अलबरूनी, तो गजनवी के साथ, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी ख्वारिज्म या खीव यानी कि अभी का जो तुर्कमेनिस्तान है यहाँ का ही रहने वाला था। अरबी में लिखी गई कृति नाम है किताब उल हिंद या फिर तहकीक ए हिंद, जो भारत की खोज नाम से है। ठीक है,
भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी है एक, जो अभी आधुनिक भारत में लिखा गया था। नाम आप ध्यान करिए, आधुनिक भारत में किसके द्वारा ये लिखा गया था? भारत की खोज, भारत एक खोज जो है किसके द्वारा लिखा गया? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगर आपको जवाब पता हो तो आप कमेंट करके ज़रा बताइएगा तो कि किसने लिखा है। देखिए, भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज और प्रथाओं, साथ ही साथ ये जो आपका सामाजिक जीवन था, भार तौल, मापन विधियाँ, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, आपका फिर हो जाएगा विज्ञान, इन सारे विषयों पर मतलब आधारित कहिए कि लगभग टोटल आपका कितना 80 अध्याय का ना, ये 80 अध्याय में टोटल मतलब कहिए कि पार्ट वाइज बटा हुआ था। इसमें जैसे राजपूत काल समाज है, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति, इन सब पर काफ़ी अच्छे से बताया गया है। तो यह समझिएगा कि अलबरूनी के द्वारा जो लिखा गया है पुस्तक, नाम क्या है? किताब उल हिंद या फिर तहकीक ई हिंद। यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी भी है भारतीय इतिहासकार या फिर इतिहासकारों के लिए जानकारी जुटाने के लिए। मतलब इन्होंने काफ़ी अच्छे से काफ़ी कुछ लिखा है। किसने? अलबरूनी ने लिखा है। ठीक है, चलिए आइए देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट। अब आ जाइए नंबर 2 पर, इब्न बतूता पर। ठीक है, देखिए इब्न बतूता जो है इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका जो वृत्तांत है, नाम क्या है? रेहला। अलबरूनी के द्वारा, ये इब्न बतूता के द्वारा क्या लिखा गया है? रेहला लिखा गया है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी यह देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर उसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान, नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी यानी कि न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये दो बात यहाँ पे मेन। रेहला किसके द्वारा? इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचा था कौन? इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक इससे खुश होकर दिल्ली का काजी या फिर आप कहिए न्यायाधीश इन्हें बना दिया था। किसने बनाया था पूछेगा तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसे? इब्न बतूता को क्या बनाया था? न्यायाधीश कहिए या फिर दिल्ली का काजी कह सकते हैं। 1333 में दिल्ली पहुंचा था और इसके ही द्वारा इब्न बतूता के द्वारा रेहला पुस्तक लिखा गया है। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ तक अभी आपने देखा लेखकों के बारे में। अब जो आप यहाँ पे देखने वाले हो, ठीक है, एक दो और आप लेखक के बारे में देखिए, जैसे तारानाथ और मार्को पोलो। तारानाथ जो है तिब्बत का लेखक था। इनके द्वारा यह पूछा जाता है कयुगर तथा तयुगर जो है आपका नामक ग्रंथ की रचना किया गया है। इसने भारतीय इतिहास के बारे में इससे जानकारी मिलती है। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है, मतलब इम्पोर्टेंट है। अब जो है आप देखेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। आइए देखते हैं पुरातत्व विभाग वगैरह से क्या क्या मतलब मिला है। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जो पितामह है, ध्यान देंगे, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह यानी कि फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी जो है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। नाम आप कनिंघम ध्यान रखेंगे। किसे माना जाता है? कनिंघम भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह के रूप में आप जानते हैं। देखिए वर्ष 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख। देखिए यहाँ पे 1400 ईसा पूर्व के मतलब के बारे में समझ लीजिए, जिनको नहीं पता होगा अभी आपको बताया गया था। देखिए अगर आपका अभी 2022 चल रहा है ना, तो 1400 ईसा पूर्व आपका दिया हुआ है ना, ईसा पूर्व। कहने का मतलब है 1400 ईसा पूर्व से लेकर 1300, 1200, 1100, 700, 400, 200, 100 करते हुए 0 ईसा पूर्व पे आएंगे। यानी कि 0 ईस्वी पे जब आप आएंगे वहाँ से फिर आपको 1, 2, 3, 4, 5 करते हुए 2022 तक आना पड़ेगा। यानी कि 1400 पहले आप वापस आएंगे 0 तक, फिर 0 से आपको चलना पड़ेगा 2022 ईस्वी तक। ईसा पूर्व का मतलब वही ईसा मसीह के जन्म से 1400 साल पहले और ईसा मसीह के जन्म के बाद अभी 2022 ईस्वी तक आप आ चुके हैं। तो 1400 ईस्वी उधर का, 2022 अभी का, टोटल जोड़ेंगे तो आपका ये टोटल साल के बारे में बताया जाएगा। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख, नाम क्या है? बोगाज कोई, नाम ध्यान रखेंगे, बोगाज कोई, जिसे आप एशिया माइनर के नाम से जानते हैं, से वैदिक देवता नाम कौन से? मित्र, वरुण, इंद्र और नाशत्य के नाम मिलते हैं। अगर पूछेगा कि बोगाज कोई कब का, तो 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है, जिसमें कि आपको वैदिक देवता पूछेगा ये देवता कौन से थे? मित्र, वरुण, इंद्र और नाशत्य, तो ये सारे वैदिक देवता हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनके बारे में नाम दिया हुआ है।
मध्य भारत में भागवत धर्म को विकसित करने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर यानी कि विदिशा जो गरुड़ स्तंभ है यहीं से दिया हुआ है। यहाँ पे एक एक पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझते चलिएगा, बारीकी से समझिएगा। मध्य भारत में भागवत धर्म को विकसित होने का जो प्रमाण है यवन के राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर यानी कि विदिशा गरुड़ स्तंभ के लेख से यह आपको मिलता है। ठीक है, सर्वप्रथम यानी सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र अगर पूछेगा हाथी गुम्फा अभिलेख में दिया हुआ है। अगर पूछे सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र कहाँ पर, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख शौहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने के बारे में भी दिया हुआ है। अगर पूछेगा किसमें, तो जो आपका शौहगौरा अभिलेख है ना, इसमें संकट के मतलब मुसीबत के समय में खाद्यान्न मतलब जो आपका खाने वाला पदार्थ है उसको सुरक्षित जो आप रखते हैं फ्यूचर के लिए, उसे रखने का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, शौहगौरा अभिलेख में। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है। ठीक है, सर्वप्रथम हुन आक्रमण की जानकारी पूछेगा तो भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है आपको। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख है। ठीक है, शासक उस वक्त भानुगुप्त थे। ध्यान रखेंगे अगर आपसे पूछेगा कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य, ध्यान रखेंगे लिखित का है, मौखिक नहीं या फिर किसी और आधार पे नहीं। सती प्रथा का अगर लिखित साक्ष्य तो एरन अभिलेख में आपको दिया हुआ है। एरन अभिलेख से ही आपको पता चलता है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। पूछेगा रेशम बुनकर के बारे में, तो रेशम बुनकर की जानकारी जो है ये मंदसौर अभिलेख से आपको पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कश्मीरी नवपाषाणकालीन पुरास्थल नाम बुर्ज होम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार रिपीट किया जा रहा है, समझिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनकर आपका आता है। कश्मीरी नवपाषाणकालीन पुरास्थल नाम क्या है, बुर्ज होम। बुर्ज होम से ही गर्तावास यानी कि गड्ढा वाला जो घर था, गड्ढे में घर, इसका प्रूफ यानी कि साक्ष्य मिला है। ठीक है, कश्मीरी नवपाषाणकालीन पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास यानी कि गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। ठीक है, उतरते थे कैसे, सीढ़ी से होकर उतरते थे। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, कहाँ पर, तो कश्मीर में ना, देखिएगा एक मिनट, कश्मीर में नवपाषाणकालीन स्थल बुर्ज होम में क्या होता था, जब इंसान मर जाता था तो उसको क्या होता था, दफनाने का प्रथा था। साथ ही साथ जो उसका पालतू कुत्ता होता था उसे भी दफना दिया जाता था। ठीक है, प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता था। ठीक है, आहत सिक्का, इसी को आप साहित्य में कासारपन के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के के नाम से जानते हैं और इसे आप साहित्य में कासारपन कहते हैं। आपको एनसीईआरटी के बुक में बहुत पहले, हो गया लगभग साल भर पहले, एनसीईआरटी क्लास 6 का पूरा कंप्लीट करवाया गया था इसी चैनल पर। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा हो तो अच्छी बात है, अगर आपको इच्छा हो तो आप एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे समझिएगा। आहत सिक्के का मतलब वह इस तरह का सिक्का होता था। ठीक है, इस पर मान लीजिए कुछ साइन बना हुआ है, हथौड़े वगैरह से, पत्थर वगैरह से इस पर ना दाग दिया जाता था। मतलब आप उसे ज़मीन पर रख कर ऊपर से अगर आप पीटते हैं, उस पर हथौड़ा लेके प्रहार करते हैं तो वो क्या होता है, दाग बन जाता है ना। आहत होना उसे ही कहते हैं। किसी इंसान को चोट लगना को आप कहते हैं आहत हो गया। उसी तरीके से उस पे सिक्के पे हथौड़े से मारकर आहत किया जाता था, मतलब उस पर दाग यानी कि निशान बनाया जाता था। ठीक है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। ध्यान रखेंगे, सबसे पहले अगर पूछेगा कि सिक्कों पर लेख जो है वो किसके द्वारा, तो यवन शासकों के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आइए अब देखते हैं अभिलेख और उस वक्त के शासक। ठीक है, देखिए हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल के समय में, जूनागढ़ अभिलेख जो है आपका ये रुद्रदामन, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, प्रयाग स्तंभ लेख जो है आपका समुद्रगुप्त के द्वारा, ऐहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशो वर्मन के, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज,
भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख जो है आपका स्कंदगुप्त हो जाएगा, और देवपारा अभिलेख जो है ये ना बंगाल के शासक विजय सेन। देखिए एक बात यहाँ पे समझिएगा, आप अगर पूछेगा कि अभिलेखों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, तो आप उसे इपिग्राफी कहते हैं। आपको अध्ययन के बारे में भी बताया जाएगा। अगर पूछेगा कि अभिलेख के अध्ययन को आप क्या कहते हैं, तो इपिग्राफी के नाम से आप इसे जानते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रूफ यानी कि प्रमाण मिलता है। किसके बारे में, तो देखिए समुद्रगुप्त जो है ना, ये वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्का अगर पूछेगा किसका मिला है, तो समुद्रगुप्त का मिला है। और इससे पता चलता है कि वो मतलब संगीत यानी कि म्यूजिक में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था। अरिकमेडु जो कि पुदुचेरी के निकट में है, यहाँ से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगर पूछेगा कि रोमन सिक्का बताइए कहाँ से मिला है, तो अरिकमेडु से रोमन सिक्का मिला है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए उत्तर भारत के मंदिरों की कला, यहाँ से थोड़ा सा आप कन्फ्यूजन इस पॉइंट में हो सकता है, जब आपके एग्जाम में आएगा तो अभी तो आप समझ सकते हैं, समझिएगा अच्छे से। उत्तर भारत यानी कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में कह रहा है, मंदिरों की जो कला की जो शैली है ना, उसे आप नागर शैली के रूप में जानते हैं, ठीक है। उत्तर भारत यानी कि नॉर्थ ईस्ट में जो मंदिर वगैरह है वो नागर शैली। दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्राविड़ शैली। दक्षिण देखिए द से दक्षिण, द से आप ध्यान रख सकते हैं, द्राविड़ शैली में आता है। दक्षिणापथ के मंदिरों का निर्माण में ना नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा है, ठीक है। इसे आप वैसर शैली कहते हैं। दक्षिण ऐसे समझिए कि नागर और जो द्रविड़ शैली है, इन दोनों का यूज जो होकर मंदिर वगैरह बना है उसे आप वेसर शैली के नाम से जानते हैं, ठीक है। उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, दोनों शैली का साथ में अगर यूज हुआ है तो उसे आप वैसर शैली के नाम से जानते हैं। पंचायतन के बारे में देखिए, पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है, पंचायत से नहीं है, ये मत समझिएगा। पंचायतन शब्द जो है मंदिर रचना शैली से संबंधित है। यह एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली को मतलब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है, ठीक है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण कौन से हैं, तो कंदारिया जो आपका कंदरिया महादेव मंदिर जो खजुराहो में है, ब्रह्मेश्वर मंदिर जो कि भुवनेश्वर में है, लक्ष्मण मंदिर जो कि खजुराहो में, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, दशावतार मंदिर देवगढ़ ये उत्तर प्रदेश में है, और आपका जो गोंडेश्वर मंदिर है यह महाराष्ट्र में है। कहने का मतलब है ना, पंचायतन शब्द क्या हुआ ना कि मान लीजिए एक मंदिर है यहाँ पे बीच में, ठीक है, और टोटल 4 तरह का मंदिर से मतलब कहिएगा इस तरह के तरीके से मंदिर से ये आपका अगर घिरा हुआ है ना, उसे आप पंचायतन मंदिर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए अभी आपका यहाँ तक तो टॉपिक क्लियर हो गया। अब आइए चलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल में। हो सकता है अभी तक थोड़ा सा आपको समझने में बोरिंग जैसा फील हुआ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको बोरिंग फील हो या इंटरेस्ट लगे, पढ़ना तो पड़ेगा, लुसेंट को पढ़ना तो पड़ेगा। तो अब आइए प्रागैतिहासिक काल को देखते हैं। यहाँ से आपको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, तो ध्यान से देखिए, समझिए। आइए प्रागैतिहासिक काल को स्टार्ट करते हैं। देखिए इतिहास का जो विभाजन है ना, वो प्रागैतिहासिक इतिहास यानी कि आदि इतिहास और इतिहास में किया गया। समझिएगा इतिहास का विभाजन टोटल 3 तरह से, कौन कौन सा, तो प्रागैतिहास, आदि इतिहास और इतिहास में किया गया है। क्यों किया गया है अब ये समझेंगे। देखिए जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। कहने का मतलब सिंपल समझिए, यह जो आपका दिया हुआ प्रागैतिहास, इस काल में आपको कोई भी चीज़ प्रूफ के साथ नहीं मिलता है, कोई लिखा हुआ विवरण नहीं है, इसीलिए आप इसे क्या कहते हैं, प्रागैतिहास कहते हैं, ठीक है। इतिहास से पहले के समय में इसे आप समझिए कि कर दिया है। सेकंड है आदि इतिहास। तो देखिए आदि इतिहास में क्या हुआ, ये उस काल को कहते हैं ना जिस काल में लेखन कला वगैरह जो होता था वो मतलब मिला है बट उसे पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए उसे आदि मतलब कि आधा इतिहास आप इसे कह सकते हैं। प्रूफ के रूप में लिखा हुआ विवरण आपके पास है बट पढ़ने का अभी तक उसका तरीका नहीं मिला है, इसीलिए इसे आदि इतिहास कहा गया है। और तीसरे नंबर पे आपका आता है इतिहास, जिसमें कि आपको प्रूफ वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। देखिए
मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में आपको अवेलेबल हो जाएगा। अब देखिए ज्ञानी मानव के बारे में समझिए, जिसे आप होमो सेपियंस कहते हैं, यानी कि जो इंसान का वैज्ञानिक नाम है इसे आप होमो सेपियंस के ही नाम से जानते हैं, ज्ञानी मानव इसे कहा जाता है। इसका जो प्रवेश है इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। ज्ञानी मानव का जो अगर पूछेगा कब, तो लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पहले इस धरती पर होमो सेपियंस का प्रवेश कह रहा है कि हुआ था। ठीक है, पूर्व पाषाण युग के बारे में समझिए। पूर्व पाषाण युग या फिर पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार रहा था। मतलब पूर्व पाषाण यानी कि पाषाण का मतलब आप जानते हैं ना क्या होता है, जैसे पत्थर वगैरह को पाषाण का आगे आप समझेंगे। तो इसके पहले के समय को आप क्या कहते हैं, मतलब क्या करते थे उस वक्त पूरा पाषाण काल में ना लोग, मतलब कहिए कि इसका शिकार वगैरह करते थे। ठीक है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन वगैरह अवेलेबल था। अब देखिए आग के बारे में। आग का जो आविष्कार है ये आपका पूरा पाषाण काल में, और पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार कब हुआ? नव पाषाण काल में। आग का आविष्कार हो गया था पूरा पाषाण काल में ही हो गया था। ठीक है, मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति, मतलब मनुष्य जो घर बनाकर रहने लगा, ये नव पाषाण काल में ही रहना स्टार्ट किया। जब क्या हुआ था? पहिया का आविष्कार हुआ, घर बनाकर रहना स्टार्ट हुआ मनुष्य के द्वारा। कब? नव पाषाण काल में। और साथ ही साथ कुत्ता को भी पालतू बनाया गया। ठीक है, पालतू जानवर के रूप में कुत्ता को रखने लगा था इंसान। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया। पूछेगा मनुष्य के द्वारा सबसे पहले लोहा का किया गया था या किस चीज़ का, तो तांबा आपको ध्यान रखना है, लोहा पर नहीं जाइएगा। जो लोग नए हों, लूसेंट फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, लूसेंट से आपको जानकारी चाहिए, एग्जाम में आपको ध्यान रखना है कि तांबा आपको टिक करना है, लोहा नहीं करना है। धातु का प्रयोग किया गया था तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार पूछेगा तो कुल्हाड़ी था। ठीक है, कहाँ पर यह मिला था अगर पूछेगा जो, तो आपको ये बताना है कि रंपक्कम में यह मिला था। ठीक है, देखिए कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, मतलब जो आपका ये पहिया था, फिर घर बनाकर रहने का जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ, कुत्ता पालना, कृषि का आविष्कार, कृषि वगैरह करना, ये सारे नवपाषाण काल में ही स्टार्ट हुए थे। ठीक है, कब? तो नवपाषाण काल, यहाँ पे कृषि ध्यान रखिएगा, कुत्ता को पालतू बनाना, मनुष्य में अस्थायी निवास का प्रवृत्ति, ये सारा स्टार्ट हुआ था। ठीक है, फिर आप देखिए यहाँ पे कि प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल पूछेगा, गेहूं था। सबसे पहला फसल कौन सा? गेहूं रहा था, और गेहूं के साथ साथ जौ था, ध्यान रखिएगा। लेकिन पूछेगा कि मानव के द्वारा सर्वप्रथम जो मतलब प्रयुक्त अनाज कौन सा था, तो वो आपका चावल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए कृषि का जो सबसे पहला उदाहरण मिलता है वो आपको मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। कृषि का सबसे पहला उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। कोल्डिवा का नाम आप ध्यान रखेंगे, कोल्डिवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी कि पत्थर के ही बने हुए थे। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फूट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजार की खोज किया था। पूछेगा कि सबसे पहले पूरा पाषाणकालीन औजार का खोज कब? तो 1863 में। किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्रूट फूट के द्वारा किया गया था। क्या किया गया था? तो पूरा पाषाणकालीन औजार का खोज किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पल्लावरन नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई थी, जब C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण खोज निकाले थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट मेन पॉइंट यहाँ पे देखेंगे कि भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से सर्वप्रथम प्राप्त होने लगा था। मानव का जो अस्थिपंजर वगैरह होता था वो कहाँ से? तो मध्य पाषाण काल से मिलना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, देखिए भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का अगर आरंभ पूछेगा,
अब ये अभी तक आपने तो नवपाषाण काल के बारे में देखा। नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ पूछेगा ईसा पूर्व, ध्यान रखेंगे ईसा पूर्व मतलब 2022 से आप 0 ईस्वी में जाइए, फिर वहाँ से 4000 साल पहले जाइए, लगभग उसी टाइम में नवपाषाण काल सभ्यता के बारे में कह रहा है कि ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट आपको बताना है, देखना है कि देखिए भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, काफ़ी इंपॉर्टेंट। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो, या सिंधी भाषा में इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवाव कपि है। इनाम गांव नाम ध्यान रखेंगे, इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बहुत बड़ी बस्ती रह चुकी थी। कौन सी? इनाम गांव। इसका संबंध ये आपका जॉर्वे संस्कृति से है, ध्यान रखेंगे। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग का एक बड़ा सा बस्ती था। इसका अगर पूछेगा किस संस्कृति से ये रिलेटेड था तो जॉर्वे संस्कृति से। भारत में शिवालक की जो पहाड़ी है यहाँ से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। आइए देखिए भीमबेटका के बारे में। भीमबेटका गुफा जो है पूरा पाषाणिक आवासीय ये पुरास्थल है। यह आदि मानव के द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इस चित्रों को पुरापाषाण काल में मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह के रूप में है। कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है यह। ठीक है, अगर इसकी खोज पूछेगा तो 1957-58 ईस्वी में डॉक्टर विष्णु श्रीधर के द्वारा ये किया गया था। ध्यान रखेंगे कि देखिए यहाँ पे ये जो आपका मध्य प्रदेश में है, कौन सा? पुरापाषाण काल का जो ये जो आपका मतलब कहीं भीमबेटका है ना, ये 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। ध्यान रखेंगे भोपाल मंडल ने 1990 में इसे 57-58 में ही श्री विष्णुधर के द्वारा, डॉक्टर श्री विष्णुधर थे, इनके द्वारा खोज कर दिया गया था। ठीक है, बट 1990 में इसे कहिए कि राष्ट्रीय महत्व का जो स्थल है इसे घोषित किया गया था। ठीक है, बाद में वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। पूछेगा भीमबेटका को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर के रूप में कब घोषित किया गया? तो वर्ष 2003 आपको बता देना है। ठीक है, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण पूछेगा तो नर्मदा घाटी में मिलता है। पूछेगा घाटी कहाँ पर? तो नर्मदा घाटी, आपको ध्यान रखना है। देखिए भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी नाम था रिजले, प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। नाम ध्यान रख लीजिएगा, रिजले। आइए अब आते हैं सिंधु सभ्यता पर। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना गया है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार था। ठीक है, सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट C14 के द्वारा पता किया गया है क्या? 1400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के समय को माना गया है। कौन सा? सिंधु सभ्यता का मतलब कहिए कि टाइम रहा था। ठीक है, अब देखिए जैसे निर्धारण की तिथि C14 जो है ना, इसकी खोज अमेरिका के फेमस मतलब कहिए कि रसायन शास्त्री नाम V.F. लीवी इनके द्वारा 1946 में किया गया था। और इसी के द्वारा कार्बन 14 की मतलब मात्रा वगैरह की अकॉर्डिंग ही उसे कितना पुराना है ये सब जाना जाता है, पता चलता है, माना जाता है। आइए देखिए अब सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में आप रखते हैं। ठीक है, आदि ऐतिहासिक या फिर कांस्य युग में रखा जाता है। इस सभ्यता का मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। देखिए सर जॉन मार्शल जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तात्कालिक महानिदेशक थे, 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा इन्होंने कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा। सिंधु सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसको आप आदि ऐतिहासिक या फिर कांस्य युग में रखते हैं। इसका मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय रहा था। सर जॉन मार्शल ध्यान रखेंगे वर्ष 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक कहिए कि
उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की घोषणा इन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल जो है दाश्क नदी के किनारे सूतकांगेडोर जो कि बलूचिस्तान में है। पूर्वी पूरा स्थल जो है आपका हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ यानी उत्तर प्रदेश में है। उत्तरी पूरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा जो कि जम्मू कश्मीर, और दक्षिणी पूरा स्थल जो है गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद जिला अहमदनगर और महाराष्ट्र में है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज वगैरह नहीं करिएगा, समझिएगा थोड़ा सा। पश्चिमी जो आपका पूरा स्थल है ना वो दाश्क नदी के किनारे है। ठीक है, कहाँ पर? तो सूतकांगेडोर में जो कि बलूचिस्तान में है। यहाँ तक बात खत्म हो जाता है। अब आप पश्चिमी के बाद आ जाइए किस पे? तो पूर्वी पूरा स्थल के बारे में। यह नदी कौन सा? हिंडन है। पश्चिमी पूरा स्थल जो है ऊपर आप यहाँ देखिए ये दाश्क नदी के किनारे है। पूर्वी पूरा स्थल हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है, कहाँ पर है? आलमगीरपुर में है। कहाँ? तो यूपी में पड़ता है जो कि मेरठ जिला में है। ठीक है, उत्तरी पूरा स्थल जो है ना आपका नदी कौन सा? चिनाब नदी के तट पर है जो कि अखनूर के निकट मांडा में यानी जम्मू कश्मीर में है। और आपका ले लीजिए आप दक्षिणी वाला, दक्षिणी पूरा स्थल जो है, दक्षिणी पूरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद में जिला आपका अहमदनगर और महाराष्ट्र में है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, इसे ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, देखिए सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता जो है नगरीय सभ्यता थी। पूछेगा कि सिंधु सभ्यता किस तरह का था, तो नगरीय सभ्यता था। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में से केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ठीक है, इसमें ना सिंधु सभ्यता में 6 बड़े नगर थे। कौन कौन से? नंबर फर्स्ट मोहनजोदड़ो, सेकेंड है हड़प्पा, तीसरा हो जाएगा आपका गनवारी वाला। ठीक है, तीसरा हो जाएगा आपका राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगन। ये टोटल 6 बड़े नगर थे सिंधु सभ्यता में। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक बात क्या बताया गया है कि धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ना हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल पूछेगा। कहाँ से? तो गुजरात में खोजे गए हैं। मतलब 1947 के बाद अगर सबसे ज़्यादा कहीं पे हड़प्पा संस्कृति का मतलब कहिए कि स्थल जगह मिला है तो गुजरात में यह खोजा गया है। ठीक है, यहाँ पे फिर एक इम्पॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा? मोहनजोदड़ो यानी कि मृतकों का टीला जिसे अभी आपने पढ़ा था, यही था। अब इसके बारे में समझिए आगे हम लोग। देखिए, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा साक्ष्य अगर पूछेगा तो राखीगढ़ी जो कि घग्गर नदी के तट पर है, हरियाणा राज्य का जो आपका हिसार जिला है यहीं पर ये दिया हुआ है। खोज 1967 में सूरजभान के द्वारा किया गया था। यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो आपका मोहनजोदड़ो है जो कि भारत में है नहीं, बट भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल पूछेगा कौन सा है तो सिंधु घाटी सभ्यता का तो राखीगढ़ी है जो कि घग्गर नदी के तट पर हरियाणा राज्य के हिसार जिले में है। खोज जो है इसका 1963 ईस्वी में सूरजभान के द्वारा किया गया था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है लोथल एवं सूतकोददा के बारे में। ये सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल और सूतकोददा पूछे क्या था तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। ठीक है, जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ। यहाँ पे जैसे आप कालीबंगन देख रहे हो ना, देखिए जब आप एग्जाम में बैठोगे तो यहाँ पे कालीबंगन की जगह बदले आपका रोपर दिया सकता है, रंगपुर हो जाएगा, बनवाली हो जाएगा, हड़प्पा हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो सकता है, धौलावीरा दे देगा, तब कंफ्यूज करेंगे। अभी तो बहुत ज़्यादा लगेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कालीबंगन यहाँ ये वो ऐसे वैसे, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जैक्ट आपको डेटा याद रखना है। ठीक है, इधर उधर से काम नहीं चलेगा। जुता हुआ खेत, नक्काशीदार ईंट का यूज पूछेगा, इसका प्रूफ कहाँ से तो कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। ठीक है, कालीबंगन जो है घग्गर नदी के तट पर है, राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है वहीं पर ये मतलब है। और ये अब नाम ध्यान रखेंगे कि अमलानंद घोष के द्वारा वर्ष 1951 में, और ये जो बीवी लाल थे और बीके थापर थे इनके द्वारा 1961 में मतलब खोज वगैरह किया गया था। इसे भी हम लोग आगे जरूर देखेंगे। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ा समझते हैं, यहाँ से क्या क्या कैसा कैसा मिला है। तो देखिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त
एक स्नानागार है जो कि संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत भी है। इसके मध्य में स्थित है एक क्या, स्नान कुंड है, जो एक आपका 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.4 मीटर गहरा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त स्नानागार है इसमें से एक स्नान कुंड मिला है। ठीक है, नहाने वाला कुंड, जो कि 11.88 मीटर लंबा था, 7.01 मीटर चौड़ा था, 2.4 मीटर यह गहरा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक बात समझिएगा जो फिलहाल तो आपके बुक में नहीं दिया हुआ है। जैसे मोहनजोदड़ो के बारे में जो स्नानागार है ना, आपको एनसीईआरटी के बुक में बताया गया था। आप अगर कहें तो कुछ इस तरह के तरीके का स्नानागार वहाँ पे था। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका इस तरह से कहिए कि सीढ़ी बना हुआ था। ठीक है, उतरने के लिए इधर भी मतलब सीढ़ी वगैरह बना हुआ था। ये जो स्नानागार था ना, इससे मतलब ऐसा प्रूफ मिला है कि हमेशा यहाँ पे लोग स्नान नहीं करते थे। जैसे बाथ टब के रूप में आप यूज करते हैं उस तरह से ही किया जाता था। बट क्या हुआ था कि जो गेस्ट वगैरह आते थे, ऐसा फील हुआ था कि स्पेशल ओकेजन पे उसमें पानी डाला जाता था और फिर पानी बाद में उसे निकाल भी लिया जाता था। ये भी ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी के बुक में ये दिया हुआ था। आपको पता है एनसीईआरटी बुक ही ज़्यादा आपके लिए वैलिड है, उसी को आपको मानना है, उसी के आधार पर आपका ये लूसेंट वगैरह और जो आपका ये गजेटियर वगैरह निकलता है भारत का, उसी के आधार पे कोई भी बुक पब्लिश होता है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको ये बताया गया था। अब देख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, अग्निकुंड लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। अगर पूछे कि अग्निकुंड बताइए कहाँ से मिला था, तो अग्निकुंड जो है ये लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ नाम उनका रखा गया है, इसकी मूर्ति मिली है। ठीक है, कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से एक सील पर 3 मुख वाले देवता जो कि पशुपतिनाथ संभवतः है, उन्हीं की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर क्या है, तो हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा बैठा हुआ है, विराजमान है। ध्यान रखिएगा, यह एग्जाम में पूछा जाता है। चारों ओर क्या है, हाथी है, गैंडा है, चीता है और भैंसा है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको 4 जो ऑप्शन है ना, 4 में से 3 ऑप्शन आपके एग्जाम में देगा, एक चेंज कर दिया जाएगा, उसके बदले कुछ और रहेगा, बस उसे ही आपको पकड़ना है। इसीलिए चारों याद रखिएगा, हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से ही नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। कांस्य मूर्ति पूछेगा कहाँ से नर्तकी की मिली है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। कहाँ से, हड़प्पा की मोहर पर से एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हड़प्पा से ही एक आयताकार मोहर मिला है। ठीक है, इस तरह का मोहर आयताकार मिला है, आयताकार मोहर मिला है। ठीक है, यहाँ से स्त्री के गर्भ से ना निकलता हुआ एक पौधे को दिखाया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे, हड़प्पा से। नेक्स्ट है, मनके बनाने का कारखाना लोथल और चुनहुदरो वगैरह से था। मनके मतलब कह सकते हैं जैसे चूड़ी वगैरह होता है, इस तरह समझिए। मनके बनाने का पूछेगा तो लोथल और चुनहुदरो से यह मिला है। सिंधु सभ्यता की लिपि, सिंधु सभ्यता की जो लिपि है भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं और लिखी जाती थी। ठीक है, आप बताइए, सोचिए कि आप जो लिखते हैं क्या वो दाईं से बाईं या बाईं से दाईं लिखते हैं, तो आप याद करिए, ऐसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ, यह लिपि जो है दाईं से बाईं और लिखी जाती थी। ठीक है, जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति जो है वो बाईं से दाईं और लिखी जाती थी। मतलब इधर से स्टार्ट किए, यहाँ खत्म हुआ, नेक्स्ट इस तरह से आना होता था, कुछ इस तरह से समझिए। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक बात है, क्या, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन सी, सुमेरिया की सभ्यता है। लेखन कालीन अगर पूछेगा तो सुमेरिया की सभ्यता आपको ध्यान रखना है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। पूछेगा लोग कौन सा पद्धति अपनाया था, तो सिंधु सभ्यता के लोग ना ग्रिड पद्धति को अपनाया था। अब समझिएगा यहाँ पे कुछ खास, घर के दरवाजे और खिड़कियाँ सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। ठीक है, देखिए सिंधु सभ्यता में घर और दरवाज़ा, आप अपने घर को याद करिए,
मैक्सिमम लोगों का जो घर है वो डायरेक्ट सड़क की ओर ही मतलब दिखता है, यानी कि सड़क पर अगर आप खड़े हों तो आपको सामने वाले के लेफ्ट या राइट साइड किसी का घर है, वो अपने घर के बरामदे पे ही मानिए खड़ा है, तो आप यहाँ से देख पाएंगे। अगर इस तरीके का शहर है, ये आपका सड़क हो जाएगा, और ऐसे मानिए अगर घर है, ठीक है, और घर का ये वाला पार्ट मान लीजिए बरामदा है, इस सड़क पर आप खड़े हैं तो यहाँ आपको बरामदा डायरेक्ट दिखेगा। बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि घर और दरवाज़ा जो है खिड़की की ओर ना, मतलब सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलता था। पीछे की ओर मतलब अगर ये आपका सड़क है और ये आपका अगर घर है तो इस साइड घर का आंगन वगैरह होता था, लोग ऐसे करके घूम के आते थे रोड पे। अभी क्या होता है, डायरेक्ट ऐसे आप आते हैं, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, बस लोथल नगर के जो लोग थे उनके घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर डायरेक्ट ही मतलब खुलता था। यहाँ पे अगर आपका ये घर है तो इस तरफ आपका डायरेक्ट यहाँ से निकलिए आंगन से सड़क पे आ जाइए। ये बस कहाँ पर, तो लोथल में ही ऐसा होता था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ रहा था। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल पूछेगा तो आपका गेहूं और जौ था, ठीक है। सैंधव जो लोग थे वे मीठा खाने के लिए क्या करते थे, यूज शहद का यूज करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य पूछेगा तो बनमाली से मिला है। मिट्टी से जो बनता था हल, उसका जो प्रूफ है वो बनमाली से मिला है। रंगपुर और जो लोथल है यहाँ से चावल के दाने मिले हैं। यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चावल के दाने कहाँ से मिले हैं, तो रंगपुर और लोथल से। समझिएगा, चावल को आप जैसे रंग कर देते हैं, कोई फंक्शन वगैरह में बहुत जगह होता है कि चावल को कलरफुल किया जाता है, तो चावल को रंग दिया गया, यानी कि रंगपुर से मिला था, ठीक है। लोथल आप कहिए कि इन दोनों जगहों से चावल का प्रूफ मिला था, जिनसे धान की खेती होने का भी प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुआ था, ठीक है। चावल का पूछेगा तो लोथल से ही हुआ था। सूत कोदता कालीबंगन और लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। अब देखिए यहाँ पे घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले हैं, तो सूत कोदता कालीबंगन और लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिलने का प्रूफ हुआ है, मतलब प्रूफ मिला है, ठीक है। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मतलब बैल से या फिर भैंस से, जो गांव में बैलगाड़ी आपने देखा होगा उसी का कहिए कि यूज किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेहुला शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। मतलब मेलुहा शब्द जो है ना, मेसोपोटामिया के अभिलेख में दिया हुआ है, जो कि सिंधु सभ्यता से ही रिलेटेड है। संभवतः कह रहे हैं कि हड़प्पा संस्कृति का जो शासन है ये वणिक वर्ग के हाथ में था। यह एग्जाम में पूछा जाता है, हड़प्पा कालीन संस्कृति का जो शासन है वो किसके हाथों में था, तो वणिक वर्ग के हाथों में था। देखिए यहाँ पे कौन सा जो स्थल है और वो किस नदी के तट पर है, ये आपको देखना है, ठीक है। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर, मोहनजोदड़ो सिंधु, चुनहुदरो हो जाएगा सिंध के तट पर, कालीबंगन आपका घग्घर, कोटदीजी जो है ये सिंधु नदी के तट पर है, रंगपुर हो जाएगा मादर, रोपर हो जाएगा सतलज, और लोथल है भोगवा नदी के तट पर, ठीक है। देखिए रावी नदी के तट पर हड़प्पा, सिंधु के तट पर मोहनजोदड़ो, सिंधु के ही तट पर है आपका चुनहुदरो भी, घग्घर नदी के तट पर है कालीबंगन, सिंधु के तट पर कोटदीजी, मादर जो नदी है इसके तट पर है कौन सा स्थल बसा हुआ, तो रंगपुर है, सतलज के तट पर है रोपर, और भोगवा जो नदी है ये आपका मतलब लोथल के लिए कहिए कि मतलब लोथल नदी इसी के, लोथल जगह जो इसी के तट पर स्थित है, इसी नदी के तट पर। आलमगीरपुर है हिंडन नदी के, सूतकांगेडोर हो जाएगा दाश्क नदी के, बनमाली हो जाएगा रंगोई नदी के, और धौलावीरा हो जाएगा आपका लूनी नदी के, और जो सोतका है ये आपका सादिकौर नदी के तट पर यह स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है तो इसे आप देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज़ देख ही लीजिए, देखिए रावी नदी जो है ना पाकिस्तान के पंजाब का साहिवाल जिला में है, ठीक है। सिंधु हो जाएगा पाकिस्तान के सिंध में, सिंध प्रांत आप देख लिया। घग्घर नदी जो है ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है, सिंधु हो जाएगा सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान पर है। ये जो आपका मादर नदी है ये हो जाएगा गुजरात का काठियावाड़ जिला में, सतलज है पंजाब के रोपर जिला में, भोगवा गुजरात का जो अहमदाबाद जिला है यहीं पर है,
ठीक है। हिंडन नदी आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश का जो मेरठ जिला है यहाँ पर हिंडन नदी है। दाश्क नदी पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे में है। रंगोई आपका हरियाणा का हिसार जिला हो जाएगा। और लूनी जो आपका ये गुजरात के कच्छ जिला में, ठीक है। और सादी कौर जो है ये दक्षिणी बलूचिस्तान में, ये सारे अवस्थित है, ठीक है। अब आइए नंबर 4 देखते हैं, वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, समझते हैं। वैदिक सभ्यता काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन तो आएगा ही आपका, तो समझिएगा थोड़ा अच्छे से। देखिए वैदिक सभ्यता जो है ना आपका, वैदिक कालीन को ना 2 भाग में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन सा? तो सबसे पहला आप ऐसे समझ लीजिएगा, देखिए वैदिक काल को ना 2 भाग में बांटा गया है, ठीक है, 2 भाग में। कौन कौन सा? आपका सबसे फर्स्ट हो जाएगा ऋग्वैदिक काल और दूसरा हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। कंफ्यूज नहीं करिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में बांटा गया है। ऋग्वैदिक काल को आप 1500 ईस्वी से लेकर 1000 ईसा पूर्व का जो टाइम है ना, इसे ही आप मानते हैं, ठीक है। 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के काल को आप ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं, इसे आप देख लीजिए। आपका सेकेंड है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल को आप 1000 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी ईसा पूर्व जो आपका है, ईसा पूर्व में बताया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, इसे ही आप जानते हैं, ठीक है। देखिए उत्तर वैदिक जो है आपका 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के समय को उत्तर वैदिक आप जानते हैं, ठीक है। और आपका ऋग्वैदिक काल हो जाएगा 1000 से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक का जो समय है, इसे आप ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसा था। पूछेगा आर्य सबसे पहले कहाँ पर? तो पंजाब और अफगानिस्तान में। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल जो निवास स्थान है वो मध्य एशिया बताया है। आर्यों का मुख्य जो आपका निवास स्थान रहा था वो कौन सा था? तो मध्य एशिया आपको पता रखना है। और ये किसने? तो मैक्स मूलर के द्वारा बताया गया था, ठीक है। आर्यों द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी वही वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्य का जो सभ्यता था ना, उसे आप वैदिक सभ्यता के नाम से जाने, और यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य की भाषा अगर पूछेगा कौन सा रहा, तो आपको बताना है क्या? संस्कृत भाषा था। किसका? आर्य का। और जो है यह एक मतलब कहिए कि ग्रामीण लोग थे ये सारे, ठीक है। इनके द्वारा जो बस सभ्यता था वो वैदिक सभ्यता कहलाया, ठीक है। देखिए आर्यों का जो प्रशासनिक इकाई है वो आरोही क्रम में इन 5 वर्गों में बांटा गया था। कुल, ग्राम, फिर था विश, फिर था जन, और लास्ट में था आपका राष्ट्र। देखिए ग्राम के मुखिया को ग्रामिणी, विश के प्रधान को विशपति, जन के शासक को आप राजन कहते थे, ठीक है। सबसे पहले समझिए कि गांव का जो मुखिया था उसे आप ग्रामीणी कहते थे। विश का प्रधान विशपति होता था और जन के शासक राजन कहलाता था, ठीक है। देखिए राज्याधिकारों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख था। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सूत, रथकार व कम्मादी ये अधिकारी रत्नी कहलाते थे। रत्नी कौन कहलाते थे? सूत, रथकार व कम्मादी नामक जो अधिकारी होते थे उसे आप रत्नी कहते थे। इसकी संख्या जो है राजा सहित टोटल 12 हुआ करता था, ठीक है। देखिए पूरब मतलब दुर्गपति और स्पष्ट मतलब जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे, ठीक है। पूरब, दुर्गपति और स्पष्ट नाम जो है ये ध्यान रखेंगे, जनता के का जो एक्टिविटी होता है वो, जैसे आप अभी कह सकते हैं रॉ के बारे में कह सकते हैं, ठीक है। रॉ वगैरह जिस तरह से है ना गुप्तचर संस्था, उसी तरह से होता था पूरब और स्पष्ट। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। पूछेगा वाजपति क्या होता था? तो गोचर भूमि का अधिकारी कौन होता था? तो वाजपति होता था। उग्र के बारे में देख लीजिएगा। उग्र जो है अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था, ठीक है। उग्र कौन क्या करता था? तो जो आपका अपराधी है उसको पकड़ा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट दिया हुआ है कि ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए, सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था होती थी।
सभा और समिति दो संस्था था ये क्या काम करता था, राजा को सलाह देता था, यानी कि अभी जो सलाहकार होते हैं वो सभा और समिति के रूप में पहले जाने जाते थे, ठीक है। सभा, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे समझने का कोशिश करिए कि सभा और समिति जैसे अभी है ना, उसी तरीके से अभी भारत में या हर एक कंट्री में ना मतलब राजा यानी कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री को ना सलाह देने का जो मतलब रहता है ना, पदाधिकारी होते हैं, वो पहले भी था। समझिए कि वहीं से ये चलते हुए आया है, सबके पास सलाहकार अपना होता है ना, तो ये सभा और समिति राजा को सलाह देते थे, ठीक है। सभा जो है श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति जो है ना सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। आप अगर किसी भी गांव से बिलोंग करते होंगे तो आपको पता होगा कि गांव में पंचायत समिति होता है, तो समिति जो है ये नॉर्मल जनता का मतलब कहिए कि प्रतिनिधित्व करता है। याद रखने के लिए यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं, अगर आप गाँव से बिलोंग करते हैं तो आपको समिति के बारे में पता होगा, ठीक है। समिति एग्जैक्ट शब्द है, इसलिए समिति ही बताया जा रहा था। ये सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। और जो आपका ना सभा था ये श्रेष्ठ और जो मतलब कहिए कि अच्छे मतलब पैसा वैसा रईस टाइप के लोग थे, इन लोगों का कहिए कि मतलब संस्था होता था, ठीक है। इसके अध्यक्ष को आप इरसान नाम से जानते थे, ठीक है, इसे इरसान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बताइए स्त्रियां और समितियां भाग ले सकती थी या नहीं, तो जी हाँ भाग ले सकती थी, ठीक है। युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था, राजा करता था, नॉर्मल सी बात है। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। ध्यान रखेंगे, पूछेगा तो युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का यूज किया जाता था, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता था, तो गायों की खोज होता था। आइए अब देखते हैं 10 राग का युद्ध जो है काफ़ी फेमस है, क्वेश्चन बन के आता है यहाँ से। 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में दिया हुआ है, ठीक है। यह युद्ध जो है आपका पुरुषनी यानी कि रावी नदी के तट पर सुदास और उनके 10 जनों के बीच में यह लड़ा गया था, जिसमें कि सुदास जीत गया था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर से देखिए 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में। यह युद्ध जो है आपका परुष्णी यानी कि रावी नदी के तट पर, अभी का रावी नदी जो है उसके तट पर सुदास और 10 जन के बीच में हुआ था, जिसमें कि सुदास विजयी हो गया था, ठीक है। देखिए आपको पहले बताया जा चुका था वेदांग 6, महापुराणों की संख्या 18, उपनिषदों की संख्या आपका 108 है। इन सारे पॉइंट्स को फ्रेंड्स आप मत भूलिएगा, ठीक है। ये आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको बताया गया था थोड़ी देर पहले, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ही आप ऋग्वेद कहते थे। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ हैं, ठीक है। विश्वामित्र के द्वारा जो रचित ऋग्वेद का 3रे मंडल था, इसमें सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र दिया हुआ है, ठीक है। इसी के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और ऋग्वेद के यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 7वें मंडल में ना परुष्णी यानी कि रावी नदी के तट पर सुदास और 10 जन के बीच जो युद्ध हुआ था, इसी में यह आपका दिया हुआ है, ठीक है। ऋग्वेद समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, कौन कौन सा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था, ठीक है, काम के आधार पर समझिए था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। देखिए अब आपसे पूछेगा कि आर्य का समाज मातृ या फिर पितृसत्तात्मक था, तो पितृ प्रधान था, ठीक है। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या फिर कुल होता था, ठीक है। इसका मुखिया पिता होता था, अभी भी आपका ऐसा ही होता है, जिसे आप कुलुप कहते थे, ठीक है, इसे आप कुलुप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी, ठीक है। कब, वैदिक काल के बारे में आपको बताया जा रहा है। बाल विवाह एवं प्रदा प्रथा का प्रचलन बिल्कुल भी नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी कि देवर से विवाह कर सकती थी, कब, वैदिक काल में। देखिए स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन भी किया गया है, ठीक है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य
को वाद विवाद की चुनौती दी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। पूछेगा कि जीवन भर जो महिलाएं शादी नहीं करती थी उसे किस नाम से, तो उसे आप अमाजू नाम से जानते थे। किसे? जो जीवन भर शादी नहीं करती थी, मतलब कुंवारी रहने वाली महिलाओं के लिए। ठीक है, जीविकापार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक उपाध्यक्ष कहलाता था। मतलब उपाध्यक्ष ये जो होते थे, उपाध्यक्ष कौन होते थे? तो वेद या फिर वेदांग को पढ़ने वाले जो टीचर होते थे उसे आप उपाध्यक्ष के नाम से संबोधित करते थे। ठीक है, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आर्य का जो पेय पदार्थ था ये सोमरस होता था। ठीक है, यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। पहला वाश, दूसरा अधिवास और तीसरा आपका उसनीस हो जाएगा। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। ठीक है, क्या कहते थे? नीवी कहा जाता था। जैसे अभी इनर वगैरह होता है उस टाइम नीवी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन क्या था? पहला संगीत, दूसरा रथ दौड़, तीसरा घुड़दौड़ और आपका ध्रुव क्रीड़ा हो जाएगा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि करते थे। ध्यान रखेंगे, आर्य का अगर पूछेगा कि मुख्य व्यवसाय क्या था तो आप क्या बताएंगे? पशुपालन और कृषि रहा था। ठीक है, महर्षि कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक माना जाता है। पूछेगा भारतीय परमाणुवाद का जनक आप किसे मानते हैं? तो महर्षि कनाद को माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, गाय को अधन्य मतलब न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश निकाले की व्यवस्था की गई थी। समझिए, गाय को उस वक्त कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था। जो गाय को मारेगा या उसे नुकसान पहुंचाएगा, घायल करेगा, उसको मृत्युदंड तक दिया जाता था। नहीं तो देश निकाला मतलब देश से मतलब बाहर करने का वहाँ पे व्यवस्था कर दिया गया था। कहाँ पर? तो वेद में यह दिया हुआ था। आर्यों का जो प्रिय पशु है, क्या नाम था उसका बताइए? तो प्रिय पशु घोड़ा था और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र था। आर्य का सबसे फेवरेट घोड़ा होता था और प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे आप श्याम अयस्क कहते थे। आर्य के द्वारा खोजा गया जो धातु था वो कौन सा था? लोहा, और उसे श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहते थे। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करिएगा, देखिए लोहा को श्याम अयस्क और तांबे को लोहित अयस्क के नाम से जानते थे। ठीक है, भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट देखिए, पनी कौन कहलाते थे? उस वक्त पनी कहलाते थे। जो बिजनेस करने के लिए काफ़ी दूर जाते थे उसे आप पनी के नाम से जानते थे। ध्यान रखेंगे, पनी बिजनेस करने वाले बिजनेसमैन को कहते थे जो दूर जाया करते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेकनॉट यानी कि सूदखोर कहा जाता था। सूदखोर तो अभी आप कहते हैं, ठीक है, बट उस वक्त एक और शब्द कौन सा था? ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेकनॉट भी कहा जाता था। ठीक है, मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ध्यान रखेंगे, अग्नि की पूजा क्यों करते थे? तो मनुष्य और देवता के बीच में भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में माना जाता था। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। ठीक है, इसमें सिंधु नदी का उल्लेख कई बार हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब इंपॉर्टेंट समझिए, ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सरस्वती जो है ना सबसे ज़्यादा अच्छा, मतलब कहिए कि क्या, पवित्र माना गया। डार्क कर दिया जाए, समझिएगा सबसे ज़्यादा पवित्र कौन सा था ऋग्वेद में? सरस्वती था। गंगा के बारे में बस 1 बार और यमुना का जो उल्लेख है वो 3 बार किया गया। यहाँ तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, भूलने का तो बिल्कुल भी मत सोचिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट है। क्या? सरस्वती सबसे पवित्र, 100 से सरस्वती 100 से सबसे पवित्र था। ऋग्वेद में ही गंगा का बस 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया है। सिंधु नदी के बारे में सर्वाधिक बार, मतलब कहिए कि इसमें यूज किया गया था, उल्लेखित है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। कब? उत्तर वैदिक काल में इंद्र के जगह पर कौन देवता? तो प्रजापति काफ़ी ज़्यादा प्रिय देवता माने जाने लगे थे।
विष्णु के 3 पंगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ है। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। कब? उत्तर वैदिक काल में। ध्यान रखेंगे, उत्तर वैदिक काल में क्या किया जाता था? तो राजा का जो राज्याभिषेक होता था, राजा जब राजगद्दी संभालते थे तो राजसूय यज्ञ किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारण होने लगा था। ठीक है, हाँ यहाँ पे ये देखिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इंद्र देवता थे ना, इंद्र को ना युद्ध का नेता यानी कि देवता और वर्षा का मतलब देवता माना गया था। अग्नि को देवता और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ निभाने वाले के रूप में, वरुण को पृथ्वी और सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक व शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन व दिन रात का कर्ता किसे माना गया था? तो वरुण को। ठीक है, ध्रुव देखिए यहाँ पे ये आकाश का देवता होता था जो सबसे प्राचीन था। ठीक है, सोम वनस्पति देवता था। ठीक है, उषा के बारे में देखिए प्रगति एवं उत्थान के देवता के रूप में। आश्विन जो है विपत्तियों को हराने वाले देवता के रूप में माने जाते थे। यहाँ पे आपका पूषण जो है पशुओं का देवता कौन? पूषण। ध्यान रखेंगे। विष्णु जो है विश्व के संरक्षक एवं पालककर्ता के रूप में। मरुत जो है आंधी तूफान के देवता के रूप में। ये सारे माने जाते थे। ठीक है, देखिए उत्तर वैदिक काल में हल को शिरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में समझिएगा, हल को क्या कहा जाता था? शिरा के नाम से जानते थे, और हल रेखा जो होता था उसे आप सीता कहते थे। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। ठीक है, कब? उत्तर वैदिक काल में क्या था मुद्रा की इकाइयाँ? तो निष्क और शतमान, यह दोनों रहा था। ठीक है, सिक्कों के प्रचलन का कोई प्रमाण यहाँ पे नहीं मिलता है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन पूछेगा तो आपका सांख्य दर्शन है, सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व कितने हैं? तो 25 हैं। ध्यान रखेंगे, जिसमें प्रकृति पहला तत्व है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। सांख्य दर्शन जो है भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व कितना? 25 है। पहला तत्व कौन सा है? तो आपका पहला तत्व आपका कौन सा है? प्रकृति हो जाएगा। ठीक है, सत्यमेव जयते मुंडूक उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद की में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट। ईसा पूर्व दूसरी सदी में, समझेंगे, ईसा पूर्व दूसरी सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए आपस्तव्य व्यावहारिक ज्यामिति की रचना की गई। ठीक है, गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है। नाम यहाँ ध्यान रखेंगे, सावित्री दिया हुआ है, सावित्री नामक आप ध्यान रखेंगे, देवता से संबंधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। ठीक है, श्राद्ध की प्रथा सब मतलब पहल जो है ना आपका दत्तात्रेय ऋषि के बेटा नाम निमि ने शुरू किया था। श्राद्ध वगैरह जो होता है ना, ये जो सबसे पहला अगर पूछे किसने, तो दत्तात्रेय ऋषि नाम ध्यान रखेंगे, उनका बेटा का नाम निमि था। इन्हीं के द्वारा सबसे पहले श्राद्ध प्रथा का प्रचलन स्टार्ट किया गया था। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। यह दोनों पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। श्राद्ध का प्रथा पूछेगा तो दत्तात्रेय ऋषि के पुत्र नाम निमि ने शुरू किया था, और उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। कहाँ पर? कौशाम्बी में किया गया था। उत्तर वैदिक काल में पहली बार पक्की ईंटों का यूज। महाकाव्य कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से? महाभारत और रामायण है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। किसका पुराना नाम जय संहिता है? महाभारत का है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जो जन्म है उत्तर वैदिक काल में हुआ था। अगर पूछेगा कि गोत्र नामक संस्था का जन्म बताइए तो उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर 5 देखिए, महाजनपदों का उदय। अब जो है आपका मानिए तो काफ़ी छोटा छोटा टॉपिक आएगा। ठीक है, फटाफट देखते चलिए, इसके बाद आप जैन धर्म देखेंगे, बौद्ध धर्म देखेंगे। देखिए, महाजनपदों का उदय बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था।
इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ का जो अंगुत्तर निकाय जो कि काफ़ी प्रमाणिक है यहीं से मिलता है। ध्यान देंगे बौद्ध का जो जन्म है ना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बताया जा चुका है। ईसा पूर्व के बारे में आपको तभी हुआ था। भारतवर्ष में उस टाइम 16 जनपद में भारत जो है ये बटा हुआ था। इसकी जानकारी कहाँ से? बौद्ध का जो ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय यहीं से हमें मिलती है। ठीक है, चलिए देखिए, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। मगध का गिरिब्रज यानी राजगिरी था। इसे आपको याद करना पड़ेगा, समझ लीजिएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद करना ही पड़ेगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे फिक्स है, यहाँ से आना ही आना है। अंग का चंपा, मगध का जो राजधानी गिरिब्रज यानी कि राजगिरी था, काशी का जो था वाराणसी था, वत्स का जो है ये आपका ये कौशाम्बी था, वज्जी का वैशाली कहिए, विदेह कहिए, मिथिला कहिए, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती रही थी, अवंती का उज्जैन कहिए या फिर महिष्मती आप कह सकते हैं, मल्ल का राजधानी कुशावती रहा था आपका, पांचाल का अहिछत्र रहा था, चेदी का शक्तिमती, कुरु का इंद्रप्रस्थ, मत्स्य का विराटनगर, कंबोज का हाटक, शूरसेन का रहा था मथुरा, अश्मक का था पोटली कहे या फिर पोतन दोनों कह सकते हैं, और जो गांधार है इसकी राजधानी कहाँ थी? तो तक्षशिला रही थी। ठीक है, इतना तो आपने महाजनपद से देखा। आपका बौद्ध धर्म स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी बौद्ध धर्म आगे आएगा। ठीक है, ये बस यहाँ पे ये बताया गया था कि बुद्ध के जन्म के छठी इस शताब्दी ईसा पूर्व में ना भारतवर्ष टोटल 16 भागों में बटा हुआ था और इसकी जानकारी अंगुत्तर निकाय में दिया हुआ जो कि बौद्ध धर्म का ही ग्रंथ है, काफ़ी प्रमाणिक भी है, मतलब सही प्रूफ उसके साथ मतलब है। आइए नंबर 6 देखते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म और आपका जो आपका आगे आने वाला है ये आपका बौद्ध धर्म, कन्फ्यूजन वाला क्लास है, आपको काफ़ी ज़्यादा इजी लगेगा, मज़ेदार लगेगा क्लास, यकीन मानिए उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला है। इसीलिए जैन धर्म को थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए, एक एक पॉइंट को याद कर लीजिए, बौद्ध धर्म फिर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। देखिए, जैन धर्म के संस्थापक यानी कि जो जैन धर्म की स्थापना किसने किया था? तो ऋषभ देव के द्वारा किया गया था और ये प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 23वें जो इम्पोर्टेंट है वो समझेंगे, 23वें तीर्थंकर नाम पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के ये पुत्र थे। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास जीवन को स्वीकार लिया। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा नहीं करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति नहीं रखना, जो अभी के टाइम में कोई भी इंसान किसी भी हाल में नहीं करता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा नाम अश्वसेन के ये पुत्र थे। 30 वर्ष की आयु में घर को छोड़कर संन्यास जीवन स्वीकार कर लिए इन्होंने। इनका पहला बात क्या था? हिंसा नहीं करिए, जो सब करते हैं, सदा सत्य बोलना, जो कोई नहीं करते हैं, चोरी नहीं करना, लोग कर ही लेते हैं, संपत्ति नहीं रखना, इसका तो भूख सभी के पास है, कोई ऐसा है ही नहीं जिनके पास ना हो। हाँ, साधु संत महात्मा टाइप के व्यक्ति को छोड़कर जो रियल में हो उनको। आइए देखिए नेक्स्ट पॉइंट, महावीर का जन्म, महावीर स्वामी का जो जन्म है ना यह आपका 540 ईसा पूर्व में हुआ था, कुंडग्राम यानी कि वैशाली में हुआ था। ठीक है, महावीर का जो जन्म है 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था और ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए। कौन? महावीर स्वामी जी। ठीक है, इनके पिता सिद्धार्थ यात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की ये बहन थी। ठीक है, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। पुत्री का नाम अन्नोजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई, नाम था नंदीवर्धन, इनसे परमिशन लिया, अनुमति लेकर संन्यास जीवन को इन्होंने स्वीकार कर लिया था। ठीक है, देखिए महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर रहे थे। ठीक है, इनका जो जन्म है 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम यानी वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ जो कि यात्रिक कुल के सरदार थे, माता त्रिशला जो है आपकी ये मतलब कहिए कि लिच्छवी राजा चेटक की ये बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अन्नोजा प्रियदर्शनी था, बचपन का नाम वर्धमान था। 30 वर्ष की आयु में घर छोड़े इन्होंने कब? जब माता पिता की मृत्यु हो गई और बड़े भाई नंदीवर्धन से इन्होंने अनुमति यानी कि परमिशन लेने के बाद ही ये इन्होंने ऐसा किए थे। इन्होंने 12 वर्षों तक काफ़ी कठिन तपस्या किए और इसके बाद जिरिम्बिक के समीप ना त्रिजुपालिका नदी ध्यान रखेंगे, त्रिजुपालिका नदी के तट पर
वृक्ष कौन सा? साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए इनको ज्ञान मिला था। इस समय से महावीर जो है ना ये चिन्ह यानी कि विजेता यानी कि अरहत मतलब पूज, निग्रंथ मतलब बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत यानी कि अर्धमागधी भाषा में, इन्होंने मागधी भाषा में दिया। महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम जो अनुयायी थे उनके दामाद थे जिनका के नाम क्या था? जामिल था, यानी कि अनुजा प्रियदर्शनी की जो हस्बैंड थे, पति थे, उन्हीं वो उनके दामाद थे। प्रथम जैन भिक्षुनी अगर पूछेगा, नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा रही थी। ठीक है, महावीर ने अपने शिष्यों को टोटल 11 गंधर्वों में विभाजित कर दिया था। कितने गंधर्वों में विभाजित किया था? तो टोटल 11 में। देखिए, महावीर का पहला उपदेश प्राकृतिक अर्ध मागधी भाषा में दिया गया था इन्होंने। इनके अनुयायियों को क्या नॉर्मली निग्रंथ कहा जाता है। प्रथम इनके जो अनुयायी थे वो इनके दामाद जामिल थे। प्रथम जैन भिक्षुनी अगर पूछे, नरेश दधियावाहन की पुत्री चंपा रहे थे। महावीर ने अपने उपदेश को 11 गंधर्वों में बांट दिया था। ठीक है, देखिए आर्य सुधर्मा नाम ध्यान रखेंगे। अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक के रूप में ये निकले। कौन? आर्य सुधर्मा। महावीर स्वामी के भिक्षुनी संघ की ये प्रधान अगर पूछे कौन, तो चंदना आपको नाम ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए अब है प्रथम जो आपका मतलब प्रमुख जो जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऋषभदेव प्रथम जैन तीर्थंकर थे और उनका जो चिन्ह है वो सांड रहा था। ठीक है, अजितनाथ दूसरे थे जो कि हाथी इनका रहा था। यहाँ पे नेक्स्ट आप देख लीजिए, कुछ कुछ जो फेमस है, जो खास है वो आप देख लीजिएगा। संभव जो है तीर्थीय यानी कि घोड़ा इनका प्रतीक चिन्ह रहा था। फिर आपका ना सप्तम देखिए, संपार्श्व रहे थे जिनका कि चिन्ह क्या था? स्वास्तिक रहा था। शांति का जो मतलब ये 16वां नंबर के थे, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? वो हिरण था। आरनाथ 18वें नंबर पे थे और उनका जो प्रतीक चिन्ह वो मीन रहा था। नामी 21वें तीर्थंकर थे और नीलकमल इनका प्रतीक चिन्ह था। अरिष्टनेमी 22वें रहे थे और इनका शंख रहा था ये प्रतीक चिन्ह। पार्श्वनाथ जो है 23वें रहे थे, इनका सर्प था। और महावीर 24वें थे, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सिंह रहा था। काफी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात दिया हुआ है कि दो जैन तीर्थंकरों, नाम कौन सा? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी जो थे ना, इनके नामों का जो उल्लेख है ये ऋग्वेद में भी आपका मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। ठीक है, आइए अब इनसे रिलेटेड थोड़ा सा बात आप समझ लीजिएगा, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। लगभग 300 ईसा पूर्व में, कब? 300 ईसा पूर्व में मगध में ना 12 वर्षों का भीषण अकाल रहा था, जिसे आप पटना के समय में भी जानते हैं, मगध कहा जाता है। जिसके कारण भद्रबाहु जो थे ना अपने शिष्य के साथ कर्नाटक चले गए और यहाँ पे उनके जो अनुयायी थे स्थूलभद्र, ये यहीं पर रह गए और मगध में रहे थे। जब बाद में भद्रबाहु 12 वर्षों के बाद वापस आए ना, तो मगध के साधुओं ने उनसे मतलब कहिए कि मतलब अनबन हो गया, मतभेद हो गया, जिसकी वजह से जैन धर्म जो है ना ये श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदाय में बट गया। ठीक है, स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे और भद्रबाहु जो है वो भद्रबाहु के जो शिष्य थे वो दिगंबर कहलाए और वे नग्न रहने लगे थे। ठीक है, 2 जैन संगीतियाँ हुआ था, पहला और दूसरा। पहला हुआ था 300 ईसा पूर्व में, कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। दूसरा हुआ था 512 ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं ईस्वी में, जो कि बल्लभी गुजरात में हुआ था और क्षमा श्रवण वहाँ पे अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, ये जो जैन धर्म है ना इसके 3 रत्न हैं। कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। ठीक है, जैन धर्म के 4 वरों शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद किया था। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन वाला बात थोड़ा सा समझिए। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम
स्यादवाद एवं अनेकांतवाद है। ठीक है, जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किए हैं। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा का नाम आप जान लीजिए जो एग्जाम में पूछा जाता है। कौन कौन से हैं? उदयन, वंद राजा चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल जो थे, राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष और चंदेल शासक, ये सारे जैन धर्म को मानते थे। ठीक है, मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति यानी कि गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। गोमतेश्वर का जो प्रतिमा है ये कार्योत्सर्ग मुद्रा में है। ठीक है, महावीर तपस्या की इस मुद्रा में वह अपने चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ हैं। उनके पैरों में सांप लेटे हुए हैं, मतलब लपेटे हुए हैं, लपटा हुआ है। चिट्टियों ने मिट्टी के घरौंदा बना दिए हैं। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची एवं एक ही चट्टान को काटकर यह बनाया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। खजुराहो में जो जैन मंदिरों का निर्माण है वो चंदेल शासकों के द्वारा किया गया है। ठीक है, खजुराहो का जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासक के द्वारा किया गया है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र रहा था। ध्यान रखेंगे, मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध पूछेगा तो जैन धर्म से ही। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भाद्रबाहु के द्वारा रचित कल्पसूत्र में दिया हुआ है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु, जिसे आप निर्वाण के नाम से जानते हैं, 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुर यानी राजगीर में हो गई। मल्ल राजा सृष्टिपाल की राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा फिर से। खजुराहो में जो जैन मंदिर का निर्माण है ये चंदेल शासक के द्वारा किया गया है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का ही प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध अगर पूछेगा तो आप जैन धर्म बता देंगे, इसी से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भाद्रबाहु के द्वारा, जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी है ना भाद्रबाहु के द्वारा कल्पसूत्र में दिया हुआ है। मतलब कल्पसूत्र की रचना किसने? भाद्रबाहु ने किया है, जो कि जैन तीर्थंकरों की जीवनी है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु हो जाती है, जिसे आप निर्वाण के नाम से जानते हैं। तो 468 ईसा पूर्व ये आपका हो जाएगा। 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य में पावापुरी यानी कि राजगीर में मृत्यु इनकी हो गई थी। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बौद्ध धर्म। तो देखिए, बौद्ध धर्म के लिए सोच रहे हैं कि नेक्स्ट क्लास आपके लिए आ जाएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म आप जो है नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अभी लगभग आपने 2 घंटे के आसपास का क्लास देखा। ठीक है, 1-2 मिनट कम होगा, लगभग 2 घंटे के आसपास आप बने रहे ABC एकेडमी के साथ। आशा करता हूँ अभी जो आपको बताया गया, ठीक है, लूसेंट काफ़ी कोशिश किया गया काफ़ी ज़्यादा इजी वे में आपको बताने का। अब आपको क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो ये ध्यान रखिएगा, लूसेंट से आपका क्वेश्चन बनकर आता है। अगर आपके पास टाइम हो, पॉसिबल हो, सबसे बेस्ट बुक आपके लिए कौन सा है? NCERT बुक को आप सबसे पहले पढ़ लीजिए। अगर आपके पास टाइम है, पढ़ने में मज़ा आता है, आप NCERT बुक ले लीजिए। 6 से लेके कम से कम 10 तक पढ़िए, 12 तक पढ़ लेते हैं तब तो आप UPSC भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम 10 तक आप क्लियर कर लीजिए पहले अच्छे से। NCERT से ही सारा कुछ लिया गया। आप जो भी क्लास जो भी क्वेश्चन देख पा रहे होंगे GK GS वगैरह से, सारा कुछ NCERT का ही रिलेटेड है। ठीक है, अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए लूसेंट तो बेस्ट है ही। कोशिश किया गया लूसेंट को एक लाइन को 2 बार 3 बार 4 बार बताकर आपको याद करवाने का, समझाने का। जो लोग नए हो 1 से 2 बार आप वीडियो को देखिए आराम से, बहुत थोड़ा सा 1 से 2 पेज पर डे लूसेंट पढ़िए। ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करिए। ज़्यादा पढ़ेंगे तो यकीन मानिए 2-4-10 दिन के बाद जब बुक खरीद के लाएंगे उसके 2-4-10 दिन के बाद आप बुक को देखना भी पसंद नहीं करेंगे। उससे अच्छा है 1 से 2 पेज पढ़िए, कछुआ की चाल में चलिए, देखिए आराम से आपका लूसेंट कंप्लीट होगा। इस क्लास को आपने देखा, अभी नेक्स्ट इसका जो पार्ट 2 आएगा फिर आप उसे भी देख लीजिएगा, जिसमें कि आपको बौद्ध धर्म वगैरह के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, टोटल आपको बताया जा चुका है कि प्राचीन भारत में, समझिएगा, प्राचीन भारत में टोटल आपका
26 टॉपिक दिया हुआ है। स्टार्टिंग तो आपका प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से था और लास्ट में राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति तक आपको आकर रुक जाना है। प्राचीन भारत के ख़त्म होते ही आपको लूसेंट का ऑब्जेक्टिव जो है वो करवा दिया जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आप उसे कर लीजिएगा, वहाँ से आप अपना क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा कितना आपको पता चला। फिर मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, फिर विश्व इतिहास, भूगोल, भारत का भूगोल, अर्थव्यवस्था, संविधान, सारा टॉपिक लूसेंट से आपको करवा दिया जाएगा। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। बने रहिएगा ABC एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका यानी कि 2 घंटे ABC एकेडमी के साथ बनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।